Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. All right, friends. So now it is 9 p.m. We'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, रूपल्स में वोट करें. प्रणय, छवि, विशाल, डॉक्टर सोमेश, शिवम, पीयू, विराट, हर्ष, कार्तिक, अनदर, दान, श्रीजस, मूव फॉरवर्ड. 2% बोल रहे हैं. नहीं देख सकते तो अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो. क्रोम ब्राउजर यूज करो. ऐड ऑन डिसेबल करो. इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. होपफुली शुगर. क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लो. जिसका लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है. और फिर वेडनेसडे पीडीएफ फाइल बनाकर मैं उसके जवाब अपलोड करूंगा. तो हम लोग देख रहे थे इकोनॉमी पिलर 4 मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर. इसमें भी एलपीजी रिफॉर्म्स, मेक इन इंडिया, असेंबल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, स्कीम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखा था. सेक्टर्स में टेक्सटाइल और एमएसएमई इंडस्ट्री देखा था. सर्विस सेक्टर में कुछ बेसिक चीजें समझी थी, नॉलेज इकोनॉमी वगैरह. आज देखना है ई कॉमर्स क्या है और फिर बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन वो खत्म होगा. फिर नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान, ये सब देखेंगे. कुछ एमसीक्यू भी पूछेंगे अपन, उसे हम 5-5 मिनट के ब्रेक लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद ई कॉमर्स. ई कॉमर्स के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है? बीच में एक ऐसा माहौल चलता था कि सपोज आपको ये कोई वीवो फोन खरीदना है तो इट वाज एक्सक्लूसिव ओनली ऑन फ्लिपकार्ट. वो बाकी कोई वेबसाइट पे नहीं मिले, आपको ऑफलाइन स्टोर में जाओ वहां पर मिले नहीं. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन, जो भी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर वाले हैं उनके तो कस्टमर आने बंद हो जाएंगे क्योंकि उनकी दुकान में नए मोबाइल नहीं मिलेंगे. तो ऐसे जो एक्सक्लूसिव टाइप किए जा रहे थे वो एक अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस थी. उसमें फेयर कंपटीशन नहीं हो रहा था. ऑफलाइन दुकान वालों के पास मोबाइल का हैंडसेट आता ही नहीं. सो दिस वाज गोइंग ऑन. दूसरा आप जानते हैं ये सब फ्लिपकार्ट, अमेज़न वगैरह बहुत सारे आपको कैशबैक पॉइंट और डिस्काउंट देते रहे क्योंकि उनको सब्सक्राइबर बढ़ाने होते हैं. तो वो लॉस में भी चलता हो तो भी वैसा करते हैं ताकि उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाए और फिर वो अपना आईपीओ लाएं. तो फिर उसमें क्या देखो, बहुत बड़ी कंपनी, इसमें इतने सारे कस्टमर है और फिर इन्वेस्टर को पैसा उनको उठाना होता है. वो पूरी क्या स्टार्टअप की वैल्यूएशन गेम होती है, उसमें क्या एथिकल प्रैक्टिस है वो भी हम समझेंगे. पर वो मींस का मुद्दा है, वो दिसंबर वीक 4 में मींस का अलग कोर्स चलता है, उसमें देखेंगे. सो दीस आर प्रॉब्लम्स विद ई कॉमर्स. तीसरी तकलीफ क्या है? अमेज़न आप जानते हैं मार्केट प्लेस है. मतलब अमेज़न ये बोलता है कि ये एक सब्जी मंडी है जिसकी जमीन का मैं मालिक हूं और जो ये सब लारी गल्ले वाले बैठे हैं वो खुद से अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मैं उसमें दखल नहीं देता. आई ओनली प्रोवाइड दिस लैंड फॉर सेलिंग योर थिंग्स एंड इंडिविजुअल वेजिटेबल सेलिंग इज ओन वेजिटेबल्स. फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट है, ये जो भी एक यूएसबी पेन ड्राइव है, तो अमेज़न कहता है देखो जिसको भी प्रोडक्ट लिस्ट करके बेचना है बेच दो. तो अपायो रिटेल है, एमपी एंटरप्राइज है, कृष्णा, शंभू, अलग अलग लोग अपनी. असल में सोचो ये सब क्या होंगे, इनकी ऑफलाइन दुकानें होंगी और फिर अब ये ऑनलाइन पूरे भारत में अपने माल को बेचना चाहते हैं. सब उन्होंने प्रोडक्ट किया है अमेज़न पे. सो दिस इज मार्केट प्लेस. आप कहें हाँ तो करें, इसमें क्या गलत है? इसमें गलत ये है कि आप देखो यू एज अ कस्टमर आप कौन सा वाला पेन ड्राइव लोगे? पेन ड्राइव तो एक ही है ब्रांड सैनडिस्क, पर उसका सेलर कौन है? अपायो. तो आप सेलर अपायो से लोगे क्योंकि वो आपको चीपेस्ट दे रहा है 299 में. अब असल में ये भी हो सकता है वो लॉस पे बेच रहा है और वो असल में होगा कौन? अपायो. तो उसका मालिक आप देखो तो ये जो क्लाउड टेल, अपायो वगैरह सेलर्स हैं वो असल में अमेज़न की खुद की सब्सिडियरी कंपनीज होती है. वो जानबूझ के डिस्काउंट, कैशबैक या लॉस में भी उसको बेचते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट बिक जाए, बाकी जो लोग हैं उनको मौका नहीं मिले. तो ये तो गलत हो रहा है. ये सब देखते हुए कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने 2019 में कुछ नियम बनाए. पहला नियम ये कि ये जो फ्लिपकार्ट वगैरह मोबाइल फोन के एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट करते थे कि Xiaomi का इधर ही मिलेगा, Vivo का इधर मिलेगा, दूसरी का नहीं मिलेगा, ये सब एक्सक्लूसिव ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते कोई कंपनी और कोई प्रोडक्ट के बीच, कोई ई कॉमर्स कंपनी और कोई प्रोडक्ट वाले के बीच. दूसरा, ये जो कैशबैक और डिस्काउंट दिए जाते थे उसके रूल्स रेगुलेशन में थोड़ा सख्ती किया गया. तीसरा, ये जो सब्सिडियरी कंपनी को मर्चेंट बना के लॉस में बेचते थे उस गेम को भी कंट्रोल करने के कुछ रूल्स बनाए. समझते हैं. मैंने आपको बताया कि ये पेन ड्राइव बहुत सस्ते में बेचती हो तो ऐसी कंपनियां कौन सी होती हैं? सेलर्स, अपारियो एंड क्लाउडटेल. अब आप देखो कि उसका पेरेंट कौन है. तो ये जो अपारियो नाम का सेलर है अमेज़न पे, उसमें ऐसा था इन्फोसिस 51%, जेफ बेजोस 49%. और जेफ बेजोस आप जानते हैं अमेज़न का मालिक, मतलब ये उनकी कंपनी है. अब समझो सिमिलर केस इज देयर विद द अपारियो रिटेल कि ये असल में अमेज़न की ही कंपनी है और वो लोग हो सकता है इसको लॉस पे या नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचते हो. आप ऐसा क्यों करते हो? ताकि आपको चस्का लग जाए एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप कुछ ना कुछ अमेज़न से खरीदते रहें, कहीं तो वो फिर पैसे कमा लें. तो गवर्नमेंट का नहीं, गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. जो फेयर प्राइस पे बेचो तुम, और इसके लिए इस कंपनी को ही ब्रेक कर देना पड़े. अदरवाइज दूसरे सेलर हैं जो मान लीजिए 520 पे बेच रहे हैं, उसका तो पहले कोई खरीदेगा नहीं. इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि देखो अमेज़न, ये जो तुमने ऐसी सब कंपनियां बना के रखी है और तुम खुद से सेलर बन के माल बेचते हो अमेज़न की वेबसाइट पे, ये नहीं चलेगा. आपने अपनी ये जो शेयर होल्डिंग है ऐसी कंपनियों में, इसको आपको कम करना होगा या फिर ये पूरी कंपनी आपको ब्रेकअप कर देनी पड़े. ऐसा कुछ इन्फोसिस के साथ उनकी कंपनी थी क्लाउडटेल, उसको उन्होंने ब्रेकअप कर दिया. सो दीस आर सम रूल्स. फिर और क्या बताया, जो ऑनलाइन सामान बेचता है उसके अंदर लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज पे कौन से देश से आया, कब एक्सपायरी डेट है, रिफंड रिटर्न पॉलिसी क्या है, वारंटी गारंटी क्या है वगैरह. फिर जो भी सेलर है उसका एड्रेस क्या है, कस्टमर केयर नंबर क्या है, वो सब दिखाना होगा. फेक रिव्यू नहीं दे सकते. और भी बहुत सारे रूल्स है. एग्जाम में पूछे तो आपने तुक्के लगाने हैं कि जो एथिकल और फेयर होगा ऐसा सब रूल बनाया होगा जिसमें कस्टमर का फायदा होगा. फिर उसके बाद ई कॉमर्स में और भी नए रूल्स बनाए जाए, ऐसी बात चली. अब उसमें वही फॉर एग्जांपल अगर आप बेडशीट सर्च करो अमेज़न पे तो आप जानते हैं वो सब उसकी कुकीज होंगी जिससे वो आपको ट्रैक करेगा आपकी प्राइवेसी को. तो जैसे आप बेडशीट सर्च करोगे फिर इधर उधर आप कुछ और पेज पे जाओगे तो वो आपको मॉस्किटो नेट और ऐसे प्रोडक्ट बेचना शुरू, क्योंकि वो गेस मारेगा ना कि भाई तुमने बेडशीट लिया तो तुमको मॉस्किटो नेट भी चाहिए होगा. सो अप टू व्हाट लेंथ दिस प्राइवेसी शुड बी अलाउड. खैर उनकी खुद की वेबसाइट पे ऐसा सजेस्टेड में भेजे तो बराबर है, पर आप अमेज़न क्लोज करके आप कुछ दूसरी वेबसाइट सर्च करो, उधर भी बाजू में एडवर्टाइजमेंट में यही सब दिखता है, देन दे आर वायलेटिंग सम प्राइवेसी थिंग्स. तो उसकी क्या नियम होने चाहिए, उस पे बात चलती है. दूसरी उसमें बात चली कि देखो यहाँ पर जब भी आप सर्च करो बेडशीट वगैरह तो अमेज़न खुद भी कुछ रेकमेंड करता है, रिलेटेड आइटम्स मेड फ्रॉम अमेज़न. अब ये जो अमेज़न मेड बेडशीट होती है यूजुअली वो चाइना मेड होती है. तो कुछ क्रिटिक्स का ये कहना नहीं तुम इसको मत प्रमोट करो. यहाँ सजेशन में भी तुमने इंडिया में जो हो उसको प्रमोट करना चाहिए, लेकिन अमेज़न का कहना है जरूरत से ज्यादा फिर मतलब फ्री मार्केट है तो हमें जो करना है करने की छूट होनी चाहिए. फिर वो फिर मीन्स का मुद्दा बनता है कि अप टू व्हाट लेवल वी शुड कंट्रोल दिस, या फिर उसको अपनी भी अगर फ्रीडम ऑफ कॉमर्स है तो चाइनीज प्रोडक्ट को लिस्ट करने का भी उसको फ्रीडम होना चाहिए. वो कस्टमर तय करे उसे कौन सा खरीदना है. पिलर 1 याद करो, डिजिटल पेमेंट. जब ये यूपीआई भीम ये सब चीज नहीं थी तो पेटीएम की एक प्रकार से मोनोपोली चलती थी कि आपको मोबाइल से पेमेंट करना है आप पेटीएम कर सकते थे. लेकिन उसमें ये होगा सपोज आपने 100 रुपये पे किया तो जो सेलर था उसको 96 ही मिलेगा और पेटीएम 4 रुपये की फी ले जाएगा. ऐसा पहले होता था, लेकिन अब तो आप जानते हैं इसकी जगह है यूपीआई, तो उसमें तो सीधा बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है, तो अब बीच में तो कोई कमीशन रहा नहीं. सो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, दो बातें हो सकती है. पहला, अब से ये जो सेलर है वो आपसे 96 रुपीज चार्ज करे, या फिर कि अगर 100 चार्ज करे, सपोज आपको ये जो भी 10-12 अंडे दे रहा हो तो उसकी जगह 13 अंडे दे दे.
इसलिए नहीं कि उसका दिल आ गया है, इसलिए क्योंकि उसको कंपटीशन में टिकना है। जो बाकी 4 और दुकानें उधर अपने मेरे पास आओ ऐसा वो सोचता हो, देन ही विल डू समथिंग। सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, कस्टमर का फायदा है जिसे आफ्टर द कमिंग ऑफ यूपीआई, बिकॉज़ इट हैज रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। लेन-देन का जो खर्चा था बीच में पेटीएम का कमीशन था वो कम करा दिया। क्योंकि आप जानते हैं यूपीआई वगैरह काम कैसे होता है कि एक्सिस, आईसीआई, एचडीएफसी कहीं पर भी आपका बैंक अकाउंट है और आपने सामने वाली पार्टी जो सेलर है उसको पेमेंट करना है, तो आप यूपीआई कर दो उसको स्कैन करके, जो भी आप ऐप यूज़ करते हो पेटीएम, मोबीक्विक, एनीथिंग को, बीच में कोई ट्रांजैक्शन फीस है नहीं। ये सब एनपीसीआई चलाता है, वो सब हम पिलर 1 ए1 में पढ़ चुके हैं। हाँ, तो बस ये सब हैंडआउट में दिया, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि इससे सब माल सस्ता हो जाए। अब हमारा नेक्स्ट मुद्दा है कि एक नई चीज़ आ रही है ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। वो भी कुछ ऐसा ही कहना चाहता है कि सभी कस्टमर और सभी जो प्लेटफॉर्म है उसमें जैसा यूपीआई के चलते ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो गया, ऐसा यहाँ पर हो जाए। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने घर पे एक बर्गर ऑर्डर किया, सपोज आप रेस्टोरेंट में जाके वो बर्गर खा, उसका प्राइस चलता 192, लेकिन फिर आप उसे स्विगी जोमेटो से घर पे ऑर्डर करो, तो ठीक है वो डिलीवरी चार्ज लेगा तो वो बराबर है, कुछ होना चाहिए, बट देन दे आल्सो चार्ज सम 30% कमीशन। सो देन व्हाट विल हैपन, आपको वो बर्गर मिलेगा 250 रुपीस में। तो सरकार और उसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री वो कुछ सोच रही है कि हम ऐसा कुछ ओपन सोर्स विकिपीडिया टाइप का सब क्यों ना बना दे कि जिसमें फी कम लगती हो, कि ठीक है वहां से अगर आप ओएनडीसी वाले ऐप से या टेक्नोलॉजी से अगर बर्गर बुक करो तो सेलर को ऑर्डर मिलेगा, अपन वहां पर ओएनडीसी प्लेटफॉर्म से 4% कमीशन चार्ज करे, ताकि आपको यही वाला बर्गर 192 का घर पे डिलीवरी आपको कुछ चार्जेस और कमीशन लगे, 200 में मिल जाए, कंपेयर टू स्विगी जोमेटो जो कि आपसे 250 मांगते हैं क्योंकि उनको खुद 30% कमीशन कमाना है। तो इसको हम कहते हैं ओएनडीसी, इट विल रिजल्ट इनटू चीपर प्राइस फॉर कंज्यूमर्स। अब ये काम कैसे करेगा, उसमें और क्या नई चीजें हैं। देखिए कोई स्मॉल ट्रेडर है जिसको ये बर्गर पेंडर कुछ भी बेचना है, खुद की मोबाइल ऐप डेवलप कर नहीं सकता, तो उसने तो फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है। तो एक प्रकार से आप देखो कि अमेज़न फ्लिपकार्ट की ड्यूओपोली हो गई, मोनोपोली नहीं ड्यूओपोली, दो प्लेयर है, पर वो दोनों साठ-गांठ कर ले कि भाई अब तो हम ऐसे हर एक सेल पे 12% चार्ज करें। या स्विगी जोमेटो की ड्यूओपोली हो गई, तो वो चार्ज करके आपसे हर एक डिलीवरी पे 30% चार्ज करें। या टैक्सी में ओला उबर की ड्यूओपोली हो गई, वो डिसाइड करे अब हर एक टैक्सी पे 30% चार्ज करें। तो स्मॉल ट्रेडर के पास कोई विकल्प नहीं है, द ऐप ओनर विल सिंपली गेट आउट, भाई दूसरी जगह जाए, अपन उधर भी उतना ही चलता है वो तो। सो देयर इज नो डेमोक्रेसी हियर, देयर इज नो फेयरनेस हियर। ऑन द अदर हैंड ये जो ओएनडीसी है वो एक प्रकार से डेमोक्रेटिक, क्योंकि सरकारी कंपनी उसको सरकार और उनकी ओएनडीसी वगैरह कंपनी बनाने की चलाने की बात है, तो वहां पर वो ऐसा मतलब धक्का मार के निकालेंगे ऐसा नहीं, ठीक है 4% लोअर कमीशन, तो स्वाभाविक है अगर सेलर पे कमीशन कम लगेगा तो वो भी अपना प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा कम कर दे एंड कस्टमर विल बेनिफिट। दूसरा, अगर आप फ्लिपकार्ट अमेज़न कहीं पर अपना अकाउंट खोलते हैं मतलब एज अ सेलर, सपोज आपने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, आप मुझे पेमेंट दे दो, उस वक्त भी उनके नौटंकी चलते हो कि ये फ्लिपकार्ट अमेज़न का मैनेजर कहते सेलर को कि नहीं ये तो तुमने 499 का एक पेन ड्राइव बेचा ना, तुम्हारा 10,000 का टोटल सेल होगा, उसके बाद हम तुम्हारा पेमेंट क्लियर करेंगे, वो भी 40 डेज बाद पेमेंट क्लियर करेंगे। प्रश्न वो ऐसा क्यों करेगा, ताकि आप समझो वो इंटरेस्ट कमा सके ना, उसने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा हो अमेज़न ने आपका, आप जो सेलर हैं तो उसको 40 दिन बाद आपको देगा तो कुछ तो कमा लेगा उसमें। तो मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म्स इस प्रकार से स्मॉल ट्रेडर का बुलिंग करते हैं, बहुत सारे उसमें कठिन टर्म्स एंड कंडीशन लगते हैं। जबकि ओएनडीसी प्लेटफॉर्म वो ऐसा होगा कि उसमें जो भी पेमेंट होगा वो यूपीआई से सीधा सेलर के बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो मान लीजिए आपने 499 का पेन दिया तो सीधा ही सेलर को 499 पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं कि अमेज़न वाला उसको रोक के रखेगा, 10,000 का लिमिट क्रॉस होगा फिर जाके 40 दिन बाद उसकी क्लियरेंस आएगी सेलर के लिए, ऐसा सब नहीं। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस ओएनडीसी। अब कुछ लोग झंडा उठाएंगे कि उस पे मुझे और पीएचडी कराओ, तो अभी मित्रों इसके ट्रायल चल रहे हैं, तो असल में ये और कितना बेहतरी से काम करेगा, क्या जाने लायक चीजें, वो तो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह बात करें तब हम देखिए। बेसिक जो जाने लायक चीजें थी एंड आउट में दी है, ज्यादा पॉइंट्स जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी हो चलता है वो दिसंबर वीक 4 में अलग कोर्स चलता है उसमें देखिए। फॉर द टाइम बिंग दिस मच बेसिक नॉलेज इज इनफ। फिर एक मुद्दा चलता है क्यू कॉमर्स या क्विक कॉमर्स। देखिए अगर आप अमेज़न या कोई ई-कॉमर्स साइट से माल मंगाओ तो 1 से 3 दिन या ज़्यादा टाइम ले सकता है। क्यू कॉमर्स मतलब जैसे कि ब्लिंकिट और ग्रोफर और जो भी ऐसी वेबसाइट है कि आप कुछ ऑर्डर करो बॉर्नविटा बिस्किट 15 मिनट में 1 आवर में आपको दे दे। तो डंजो, स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो ये सब क्या है, क्यू कॉमर्स है। क्विक कॉमर्स। फिर एक चलता है गूगल की मोनोपोली। सपोज कोई वीडियो गेम हो, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, माइनक्राफ्ट वगैरह, तो जो गूगल के ऐप स्टोर से आप खरीद के अपने मोबाइल में खेल सकते हैं। लेकिन इन सब में भी समझो कि इसका भाव $7 क्यों है? क्योंकि इसमें 30% कमीशन तो गूगल लेता है, इसलिए ये ऐप महंगा है। अब आप सोचिए एज़ अ यूज़र कि मेरे पास जो एंड्रॉइड फ़ोन है, उसके अंदर मैं इसको बाहर से इंस्टॉल कर दूँ और वो भी ऐसा मतलब क्रैक और वायरस वाला ऐसा नहीं, कायदे से, तो वो तो मिलेगा ही नहीं ना, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके प्लेटफ़ॉर्म पे सिर्फ़ ये एप्पल माफ़ कीजिए एंड्रॉइड का जो ऐप स्टोर है उसी से आप खरीद सकते हैं। क्योंकि गूगल कंपनी ने बनाया है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम और वो अलग-अलग मैन्युफैक्चर जैसे एलजी, नोकिया, मोटोरोला अपने हैंडसेट में वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और उसके अंदर ये प्ले स्टोर नाम का जो ऐप इंस्टॉल करने का स्टोर है उसको वो प्री इंस्टॉल करवाते हैं, ताकि ज़बरदस्ती ये उधर से ही सेल हो और उसपे गूगल 30% कमा ले। मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट जो भी ऐसा वीडियो गेम का ऑनलाइन स्टोर चलाता है जिसको कहते हैं एक्सबॉक्स, जहाँ से आप डिजिटली वीडियो गेम खरीद सकते हैं। अगर वो कहे हमें अपना ऐसा ऐप स्टोर एंड्रॉइड फ़ोन में इंस्टॉल करना है, तो या तो करने नहीं देंगे या उसमें 25,000 की और शर्तें रखेंगे। तो एक प्रकार से गूगल यहाँ पर क्या कर रहा है, अनफेयर है। बाकी किसी को दुकान खोलने नहीं देता ताकि आपने जबरदस्ती उसी की दुकान से वीडियो गेम खरीदने पड़े एंड देन दे आर चार्जिंग 30% कमीशन ऑन दैट। ऐसा ही एप्पल कंपनी के एप्पल स्टोर में भी ये होता है। बस तो इसके खिलाफ सब बाकी कंपनियां थी वो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गई, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसके बारे में हमने पिलर 1 सी में देखा था। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने पाया कि गूगल जो कर रहा है वो सब अनफेयर है, ये फेयर कॉम्पिटिशन नहीं है, या इसको एंटी ट्रस्ट भी बोला जाता है। तो गूगल को काफी पेनल्टी लगी, ऐसा सब केस चलता है। गूगल के खिलाफ एक ऐसा और भी केस अमेरिका में चल रहा है। मान लीजिए आप फायरफॉक्स ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर इंस्टॉल करो तो बाजू में सर्च बॉक्स होता है। अब आप यहाँ तो कोई चीज नहीं करो, आप सीधा लिख दोगे जो आपको सर्च करना है कि यूपीएससी रिजल्ट, तो बाय डिफॉल्ट गूगल सर्च इंजन ही होता है और आप जानते हो आपका डेटा हार्वेस्ट करेगा, बाजू में एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा तो पैसा कमाएगा। तो असल में गूगल कंपनी ये जितने ब्राउजर बनाने वाली कंपनी है, चाहे एप्पल का सफारी ब्राउजर हो, फायरफॉक्स ब्राउजर है, उनको ये लोग पैसा देते हैं कि देखो तुम ऐसा जो सर्च बॉक्स हो उसमें पहला नंबर का मेरा ही रखना है, बाकी सबका नहीं रखना है, तुम्हें गूगल डिफॉल्ट सर्च इंजन। इससे फायदा नुकसान किसका, याहू कंपनी का, बिंग कंपनी का और बाकी जो भी जो ऐसा पैसा नहीं दे पाते इनको। सो हियर आल्सो इट इज अनफेयर, कंपीटिशन फेयर नहीं है। इसके खिलाफ अमेरिका में केस चल रहा है, हालांकि उसका जजमेंट अभी आना बाकी है। तो ये भी एंटी ट्रस्ट केस है। एंटी ट्रस्ट मींस विश्वास तोड़ना ऐसा नहीं, वो ऑफकोर्स वो भी हो सकता है, पर बेसिकली वो अनफेयर खेल रहे हैं, फेयर कंपटीशन नहीं होने दे रहे। खैर तो हम लोगों ने सर्विस सेक्टर में बर्निंग इशू जाने लायक जो थे देख लिए। अब हम बहुत सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे। मैं आपको इधर एक दो लाइन में लिस्ट दे दूंगा, पर आपने कैजुअली नहीं लेना, हैंडआउट में जो लिखा हो, मान लीजिए कौन से साल में बना, कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे बैठा है, वो सब सुकून से पढ़ना है, क्योंकि आजकल वो सब फैक्चुअल ज्यादा पूछते हैं यूपीएससी वाले। हेलमेट पे आईएसआई मार्क, ये गेस्ट पे आईएसआई मार्क, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट आईएसआई, इससे हम क्या हमें एश्योरेंस मिलता है कि प्रोडक्ट सेफ है, मेरा एक्सीडेंट होगा तो सर फूट नहीं जाएगा, ये अच्छी क्वालिटी का हेलमेट है। हाँ, तो ये सर्टिफिकेट कौन देता है? तो जब कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के नीचे एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी बीआईएस, और उसके नीचे ये सब अलग-अलग सिस्टम होते हैं आईएसआई मार्क, जो प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं। उसी तरह कोई संस्था अच्छे से प्रॉपर्ली काम कर रही है कि नहीं, तो उसके लिए उनके आईएसओ स्टैंडर्ड होते हैं।
फिर WTO का याद करो, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, कि अमेरिका वाला अगर ये कहे कि यूवी कोटिंग होना चाहिए कार के चारों शील पे, तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ऐसे इंडिया के जो रूल्स बनेंगे सेफ्टी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, वो सभी BIS संस्था उसके कोऑर्डिनेशन देखती है। इसी BIS संस्था ने एक और चीज निकाली है, गोल्ड हॉलमार्किंग। मतलब आप जब गहने खरीदते हैं तो उसके अंदर इसका ऐसा लोगो हो, कितना ये 22 कैरेट का है, कौन सी लेबोरेटरी में टेस्ट करा है उसका लोगो, कौन से ज्वेलर से आपने खरीदा उसको लोगो। तो इससे फायदा क्या, आपको एक एश्योरेंस मिलता है कि ये जो मैं ज्वेलरी खरीद रहा हूँ ये खरी है, प्रॉपर क्वालिटी है, वगैरह वगैरह, ताकि जब भी आप इसको इवन रीसेल करो तो आसानी से आपको ठीक ठाक प्राइस मिले। गोल्ड इज अ लिक्विड एसेट, हम जानते हैं कि आप बेचने जाओगे अपन सही भाव भी तो मिलना चाहिए, आपका ये 22 कैरेट है, सामने वाला नहीं है तो 20 कैरेट है, देन यू नॉट गेट राइट प्राइस। सो गोल्ड हॉलमार्किंग विल हेल्प, जस्ट लाइक हेलमेट में ISI मार्क, तो गोल्ड में क्या गोल्ड हॉलमार्किंग। इससे सीधा फायदा क्या, यू आर एश्योर्ड ऑफ क्वालिटी। इनडायरेक्ट फायदा क्या है, मान लीजिए रेड करे इनकम टैक्स वाले और किसी मिनिस्टर के घर से ऐसा सब ज्वेलरी मिले, तो ट्रैक कर सकते हैं ना भाई, ये लोगो ज्वेलर का है, तो मतलब कहां से तुमने खरीदा था, और वो ज्वेलर ने ये सब रिपोर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने आगे पढ़ा था वो 1-2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, तो करोड़ों का ऐसा सोना रखा, दैट मींस ये ट्रांजैक्टेड इन कैश, तो वो उसको भी धरना हो, ज्वेलर को पकड़ना हो, इट विल हेल्प। अमेज़न में चलिए, तो मेरे साथ भी कई बार क्या होता है, हम सस्ता प्रोडक्ट देखते हैं और फिर हम रिव्यू देखें तो बहुत सारे पॉजिटिव पॉजिटिव रिव्यू होते हैं, और फिर हमें लगे कि हाँ ये अच्छी चीज होती है तो हम ले लेते हैं, बट इन रियलिटी वो सब गेम होता है, वो सब फेक रिव्यू होते हैं, जिसके लिए वो सेलर ने पैसे देके किसी से लिखवाया हो, नहीं तो वो फेक अकाउंट बना बना के लिखते हैं। तो इस पर भी एंटी फेक रिव्यू फ्रेमवर्क BIS ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। मित्रों, हेलमेट में मैंने आपको बताया ISI है, जिससे आपको कि ये भाई सेफ है, अच्छी क्वालिटी का है। तो ये जो वजन करने की मशीन है, लेबोरेटरी में भी खासकर केमिस्ट्री की जो लैब होगी, आप जानते हैं उसमें बहुत सारा वजन करना होता है, और इंडस्ट्रियल स्केल पे भी जो बड़े-बड़े बिस्किट बनाता है तो 200 किलो का व्हीट पाउडर का वजन करने का मशीन होना चाहिए। सो इज दैट एक्यूरेट? उसका भी तो ISI टाइप का कुछ लोगो होना चाहिए, और वो भी इंटरनेशनल लेवल का लोगो हो तो और बेहतर है, ताकि उसे बनाया हुआ जो चीज हम एक्सपोर्ट भी करें तो कोई उंगली नहीं उठा सके भाई तुम कम वजन का बेचते हो। तो ऐसी वेइंग मशीन के लिए ISI जैसा मार्क है कि नहीं, जब उसका नाम है OIML सर्टिफिकेट, उसकी ऑर्गेनाइजेशन पेरिस में है। इंडिया पहले इसका मेंबर नहीं था, अब मेंबर बना। तो पहले क्या होता था, हमें ऐसे सब प्रोडक्ट्स, वो कंपनी वाले ने भी अपना ऐसा एग्जांपल पेरिस या किसी और देश भेजना पड़े, उधर से सर्टिफिकेट मिले फिर आए, या फिर उनके इंस्पेक्टर को पैसा देके बुलाना पड़े इधर आके उनको चेक करे, वो सब में आसानी होगी, सो इट विल हेल्प आवर एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट, हमने BIS देखा, जो खास तो याद रखना है, ISI हेलमेट उतना याद है बेस्ट। अब फ्रिज खरीदने जाते हैं, इधर भी यहाँ पर वो सब रेटिंग होता है, 5 स्टार 3 स्टार, वो क्या एनर्जी रेटिंग है। हाँ, तो एनर्जी रेटिंग कौन देता है, पावर मिनिस्ट्री के नीचे स्टैट्यूटरी बॉडी है BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, वो फेमस है अपने स्टार लेवलिंग के लिए। ये जो स्टार लेवलिंग है उससे पता चले बिजली कितनी खाएगा आपका अप्लायंस, सो यू कैन टेक डिसीजन कि भाई ये फ्रिज पे 3 स्टार है, उस पे 4 स्टार है, तो मैं वो खरीदूं। हालांकि इट इज नॉट एज स्ट्रेट इन रियल लाइफ, समझो 4 स्टार वाला फ्रिज हो तो हो सकता है वो 20,000 ज्यादा महंगा हो, और फिर आप गिनो कि अच्छा बिजली कितना बचता है, मान लीजिए 10,000 का ही बचेगा इन 5 ईयर्स, तो फिर कौन सा लेना चाहिए वगैरह, तो वो फिर अपनी एक अलग गेम चलती है। बट दैट इज द स्टार रेटिंग। ये जो स्टार रेटिंग है ये कंपलसरी है AC फ्रिज वगैरह के लिए, ये वॉलंटरी है कंप्यूटर LPG स्टोव वगैरह के लिए। हालांकि समझो ये डायनामिकली चेंजिंग चीज है। आज मैंने आपको बोला कि देखो सीलिंग फैन पे ये कंपलसरी नहीं पावर रेटिंग, पंखा उठ के वो चेंज भी कर सकते हैं, तो क्या चिंता नहीं करनी। पर्सनली आई फील कि जो UPSC के एग्जामिनर है वो बहुत स्मार्ट होते हैं, तो डायनामिक वाले में वो ट्रिक ऐसी लगाते हैं कि जो गलती होना है उसी को वो बन जाए। फिर भी कई बार ऐसा हो कि चेंज हो गया, तो खैर आजकल तो वो लोग आप जानते हैं बाद में अंडू भी कर देते हैं। जैसे याद करो पिलर 3 में 1-2 क्वेश्चन को कैंसिल किया था वो करंट अकाउंट डेफिसिट वाला। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी थी BEE जो कि स्टार रेटिंग बनाती है, जो नॉर्मल होम अप्लायंस के लिए है, लेकिन अगर कोई इंडस्ट्रियल ग्रेड या कमर्शियल ग्रेड ऐसे AC और वेंटिलेशन मशीन हो, तो उनके लिए भी ऐसा कुछ रेटिंग उनका होगा, पर उसका नाम अलग है, चिल्लर स्टार लेबलिंग। और भी पूरे समझो शॉपिंग मॉल के पूरे शॉपिंग मॉल को AC करने का कितना बड़ा मशीन होगा, तो उसकी अलग रेटिंग सिस्टम है, उसे कहते हैं चिल्लर स्टार रेटिंग। ये जो आपका AC है इसमें कितना टेम्परेचर रखना है, 27, 38 क्या रखना है, उसकी सब क्वालिटी और एफिशिएंसी की गाइडलाइंस, उसके लिए कंपनी पावर मिनिस्ट्री की काम करती है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, और उन्होंने कुछ रेज नाम का फ्रेमवर्क या अवेयरनेस प्रोग्राम ऐसा कुछ बनाया है। नाउ इज दैट इंपॉर्टेंट? पर्सनली आई डोंट थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट। मतलब अगर हम PYQ देखें तो ऐसा सब चिल्लर पूछने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, एटलीस्ट इन IAS एग्जाम। पर आप जानते हैं ये जो करंट अफेयर्स PDF वाले हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हमें जबरदस्ती 200 पेज का मंथली मैगजीन बनाना है, तो इसको हम बार-बार लिखते रहेंगे। याद रहे तो बेस्ट है, अदरवाइज आपका ब्रेन पावर आप खुद जानते हैं मुझे कितना याद रहेगा। ये नहीं याद रहना तो डोंट वरी, आप एनवायरनमेंट में जाके कुछ नया याद करो, उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिले। ये जो ISI मार्क लेना है, मान लीजिए मैं नई हेलमेट फैक्ट्री खोलूँ, तो मुझे तो नहीं पता ना असल में मैंने हेलमेट में कितने लेयर चिपकाने होंगे स्पॉन्ज के ताकि मेरा ये पास हो जाए। तो मुझे किसी के पास जाना पड़ेगा, किसी दलाल के पास, एजेंट के पास कि भाई तुम मुझे सिखा दो कि मैं कैसे एकदम सेफ चीज़ बनाऊँ कि मेरा पहली बार में ISI सर्टिफिकेट मेरे हेलमेट का पास हो जाए। तो ऐसी एक संस्था है, उसका नाम है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये QCI का काम क्या है, ऐसा सब जैसे वो बड़े-बड़े सुपरस्टार के अपने डायटीशियन और फिटनेस ट्रेनर होते हैं, जो उनको सब सलाह देते हैं, ये खाओ, ये मत खाओ, ऐसा ये सलाह देता है कंपनी वालों को कि तुम ऐसे-ऐसे क्वालिटी स्टैंडर्ड डेवलप करो ताकि आपका ISI, ISO, काइज़ान ये सब फ्रेमवर्क के सर्टिफिकेट हो जाए। इन सबका इंटरनल डिफरेंस क्या है, उतना भी MBA करना अपने एग्जाम के लिए काम का नहीं। अगर आपने असल में MBA किया है और UPSC इंटरव्यू स्टेज में जा रहे हैं, तो फिर आपने तैयार करके जाना चाहिए, ये सब वर्ड्स का क्या मतलब होता है। ये जो QCI है, इसका मालिक कौन? इसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री भी है, FICCI, एसोचैम, ऐसे कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है। ये FICCI, एसोचैम क्या है? बड़े-बड़े बिजनेसमैन पैसा देके अपने क्लब बनाते हैं। ये एक प्रकार का इंडस्ट्रियल प्रेशर ग्रुप है। प्रेशर ग्रुप क्या होता है? दबाव समूह। जैसे फार्मर का प्रेशर ग्रुप हो कि वो 3 किसान कानून हटा दो, ऐसा बिजनेसमैन के प्रेशर ग्रुप है। तो ये वाले, इनके बारे में जो भी और पढ़ना है मेंस पेपर 2 पॉलिटी में आप देख लेना। खैर ये भी जितना याद रहे तो बेस्ट है, याद नहीं रहे तो नींद खोने की कोई जरूरत नहीं, ये कोई GST काउंसिल जैसी बड़ी चीज भी नहीं है। इम्तिहान दिन एक अच्छे कितना याद रखोगे। फिर ऐसे एक नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है जो सब ऐसा रिसर्च कंसल्टेंसी का काम करता है। खैर तो हमने BIS, QCI, BEE देखा। उसके बाद फसाई क्या है? खाने पीने की चीजों में मिलावटखोरी, प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन के लिए कानून बना। फिर वो कानून के तहत अलग-अलग सेक्टर के ऑर्डर्स बने कि फ्रूट में ऐसा होना चाहिए, मीट में ऐसा होना चाहिए, एडिबल ऑयल में ऐसा होना चाहिए, ऐसे अलग-अलग ऑर्डर पास हुए टू प्रिवेंट द एडल्ट्री। फिर सरकार ने ये सब डिलीट कर दिया कि अब से सिर्फ एक ही कानून होगा और उसका नाम होगा फसाई एक्ट 2006, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है? ये सब फूड सेफ्टी के गाइडलाइंस को बनाता है। अच्छा, ये बैठता किधर है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में नहीं बैठता, ये हेल्थ मिनिस्ट्री में बैठता है। हेल्थ मिनिस्ट्री में अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस होगा, उसको बोलेंगे सेक्रेटरी, यूजुअली वो एक IAS ऑफिसर होता है। उसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, तो उसका भी एक बॉस होगा सेक्रेटरी, यूजुअली IAS ऑफिसर होगा। अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी बने, कानून संस्था फसाई, तो इसका बॉस होगा, उसको आप क्या बोलोगे? उसको सेक्रेटरी नहीं बोलेंगे, उसे नॉर्मली चेयरमैन या प्रेसिडेंट ऐसा कुछ उसका नाम होता है। अब वो IAS नहीं होगा, वो लिखा गया कि वो फूड साइंटिस्ट होना चाहिए, फसाई का चेयरमैन। हालांकि उसको रैंक मिलेगा सेक्रेटरी का, समझो उसका लेवल क्या होगा? चेयरमैन, पर उसका रैंक होगा सेक्रेटरी। रैंक का मतलब क्या है कि भाई तुम्हें जो सैलरी, गाड़ी बंगला, सिक्योरिटी कमांडो मिलेंगे वो उतने ही मिलेंगे जितना एक सेक्रेटरी यानी कि IAS जो नॉर्मली होते हैं उनको मिलता है। सो दैट्स हाउ इट विल वर्क।
फसाई अलग अलग टाइम पे अपने रूल्स बनाता है कि जैसे वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं उस पे ग्रीन कलर का लोगो होना चाहिए, ऐसा ग्रीन डॉट होना चाहिए। नॉन वेज है तो रेड नहीं भाई, ब्राउन कलर का होना चाहिए, याद रखना है, ये ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर डॉट उसका रूल है। पैकेजिंग के कुछ रूल्स बनाए उसने कि समोसे को न्यूज़पेपर में नहीं पैक कर सकते, क्यों, समोसे में ऑयल होता है, न्यूज़पेपर में इंक होती है, दोनों मिल जाए फिर आपके खाने में जाए, उससे कैंसर हो सकता है। केमिकल के भी रूल्स बनाए कि जैसे मैगी के अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी एमएसजी नाम का फ्लेवरिंग एजेंट होता है जिससे स्वाद बनता है, पर उससे जो भी लीवर में तकलीफ हो जाए वगैरह, इन्होंने बैन किया, फिर हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, फिर अनबैन हुआ वगैरह, कुछ चलता था। कैल्शियम कार्बाइड, एसिटिलीन गैस, ये सब फलों को कृत्रिम रूप से जल्दी जल्दी पकाने के लिए, आर्टिफिशियल लाइफनिंग ऑफ द फूड के लिए यूज करते हैं, तो उसके ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस डाले हैं। आप जो खाना खाते हैं बिस्किट और प्रोसेस फूड, उसमें ट्रांस फैटी एसिड टीएफए होते हैं, तो वो 2% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ऐसे कुछ रूल्स बने वगैरह वगैरह, तो चलते रहता है। थोड़ा बहुत याद रहे तो याद रखना चाहिए, समटाइम्स दे आस्क। फॉर एग्जांपल ये इस टाइप के जो केमिकल होते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, तो उसके साइंस टेक टाइप के प्रश्न कुछ बार आते हैं, वो पोटेशियम ब्रोमाइड लिपस्टिक में होता है कि नहीं, या एमएसजी का भी एक बार कुछ पूछा था। अलग से मतलब नेट पे सर्च करने नहीं जाना, आप पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल जब भी पढ़ते हो तो जरा ध्यान देना चाहिए कि क्या बात है। नॉट फॉर इकोनॉमी बट फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ केयर। हमने देखा कि कैसे वो बीडब्ल्यू संस्था ने आपका फ्रिज बिजली कितने खाएगा तो स्टार रेटिंग सिस्टम है। उसी तरह ये फसाई संस्था सोच रही है कि जितना प्रोसेस फूड है, जंक फूड है, उसमें भी कुछ स्टार रेट होना चाहिए कि हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, ताकि लोग डिसीजन ले सके, लेकिन उसके सब ड्राफ्ट गाइडलाइन चलती है, अभी फाइनल होना बाकी है। ये जो फसाई संस्था है उसका एक प्रश्न 2018 में पूछा, उसके बाद यूपीएससी ने कुछ नहीं पूछा है, लेकिन कुछ लोग को बहुत ही ज्यादा प्यार आ गया करंट अफेयर्स पीडीएफ और यूट्यूब वालों को। तो वो क्या करते हैं, एक एक छोटी चीज उसको कुरेद कुरेद के निकालते हैं कि देखो भोग क्या है, ये जो तिरुपति बालाजी वगैरह मंदिर में प्रसाद या लड्डू मिलते हैं, अच्छा तो उसकी क्वालिटी की सेफ्टी है कि नहीं, उसके बारे में कुछ गाइडलाइंस है, भोग गाइडलाइंस। एक एक स्टेट के अंदर जो भी ये लारी कोफ्ते वाले पानी पूरी वो बेचते हैं, तो साफ सफाई से बेचते हैं या उसमें सब गंदगी है, तो उसके लिए स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स बनाया जाता है और उसमें अलग अलग स्टेट का रैंक दिया जाता है। वर्ल्ड सेफ्टी डे इस दिन मनाते हैं, एफओएस यूएस उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अब भाई कौन पूछ रहा है, इतना कौन पूछ रहा है आपको। कुछ तो ऐसे करंट अफेयर्स पीडीएफ वाले हैं कि मतलब फसाई का एक पेज तक लिखे नहीं हर महीने, तो उनको दिल नहीं भरता है। अब खुद से सोच लेना कि कितनी उसकी औकात है। फूड के ऊपर सेफ्टी का एक लेवल हमने देखा फसाई। उसके अलावा एक और भी होता है एग मार्क, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के नीचे डायरेक्टरेट है, वो लोग देते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज, वूल, कॉटन, मीट वगैरह में सेफ्टी और क्वालिटी का ये मार्क है। तो ये कैसे सिमिलर या डिफरेंट है फसाई वाले चीजों से, वो सब हमारे लिए काम का नहीं, इतनी टेक्निकल चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, नॉर्मल बेसिक आइडिया होना चाहिए। फसाई हेल्थ मिनिस्ट्री में बैठता है और एग मार्क वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में बैठता है। हमने अब तक ये जो अलग अलग क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड बॉडीज देखे, बीआईएस देखा जो कि फेमस है आईएसआई के लिए, फिर ये फसाई देखा, क्वालिटी काउंसिल देखा, रेलवे की भी रिसर्च डेवलपमेंट और सेफ्टी की ऐसी एक बॉडी आरडीएसओ। तो अब से बीआईएस इन सबका कैप्टन बन जाए और फिर ये लोग उसके सामने आके वो कसम खाएं कि देखो तुम जैसा बोलोगे ऐसा हम करेंगे, और बीआईएस इनको कहे, फसाई और क्वालिटी काउंसिल और सबको, कि देखो तुम सब लोग कसम खाओ कि जो डब्ल्यूटीओ ने टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड और उसमें जो भी सेफ्टी गाइडलाइंस लिखी है उस हिसाब से तुम सब काम करोगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें, जैसे वो अकबर या कोई राजा अपने नीचे प्रधानों को मनसबदार की रैंक देता था, ऐसा मैं तुमको एचडीओ की रैंक दूंगा। एचडीओ मतलब स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो पूरी चीज है इसको हम कहेंगे वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम। अब आप समझिए कितना कॉम्प्लेक्स और बोरिंग और इरेलेवेंट है फ्रॉम अ कॉमन सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या उखड़ जाता है, बट खैर ये चीज है। और करंट अफेयर्स पीडीएफ वालों ने ऐसा बना के दिया कि मतलब जैसा आर्टिकल ये जो भी 370 या यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये इस लेवल की मतलब बहुत बड़ी चीज है। आई डोंट फील सो, पर ये चाहते रहते मॉक टेस्ट वाले इसमें से कचरे क्वेश्चन निकालते रहते, तो आई हैव एक्सप्लेन, अदरवाइज आई डोंट फाइंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स टू इंपॉर्टेंट। सपोज आपकी हेलमेट बनाने की कंपनी है और आपको आईएसआई का लोगो चाहिए, तो वो तो आपको पता है कि बीआईएस से लेना है, पर बीआईएस मतलब दिल्ली या वहीं जाके नहीं लेना है, उनकी अलग अलग जगह लैबोरेटरी होती है, कुछ लैबोरेटरी बीआईएस की खुद की होती है, कुछ तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की लैबोरेटरी, उनको उसने दे दिया कि तुम आउटसोर्सिंग में ये काम देख लेना। तो मेरे नजदीक में कौन सी ऐसी लैब है जहां पर मुझे आईएसआई या गोल्ड हॉलमार्क या ये जो भी फूड सेफ्टी के कुछ लेने हैं सर्टिफिकेट, उसका सब जीपीएस या गूगल मैप मुझे मिल जाना चाहिए। तो ऐसा एक बनाया गया है कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या जीपीएस मैप, उसको कहते हैं परख लैबोरेटरी नेटवर्क, जहां आईएसआई मार्क, गोल्ड हॉलमार्क, फसाई फूड सेफ्टी के टेस्ट करने वाली लैब्स के आपको लोकेशन मिल जाएंगे। तो हमने देखा अलग अलग सर्विस सेक्टर और उसमें ई कॉमर्स के प्रॉब्लम्स देखे, बीआईएस और दूसरी क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन देखिए। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन तब तक जस्ट अ मिनट, ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं, बस ये रैंडम हवा में से बॉम्ब नीचे गिरा था। आई गिव यू 5 मिनट्स, इस पे आप मंथन करो, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स।
30 more seconds. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट आपने पढ़ लिए होंगे। आपको जो ठीक लगता है एबीसीडी स्किप करना तो ऑप्शन ई फॉर एलिफेंट भी टिक कर सकते हैं। आपकी वोटिंग लाइन एंड टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। अनिरुद्ध, अंकित, कार्तिक, इंद्रेश, प्रेम, प्रखर, अभिषेक, सौरभ, छवि, कोमल, कबीर, प्रियांशु, डॉक्टर पूजा, दीपांश, मुक्ता, सत्यम, प्रणव, सोनिया, केशव, प्रियंका, अंकिता, कोमल, सहेली, अभिषेक, कनिष्क, प्रियाल, वर्षा, सिद्धार्थ, अभय, प्रणय, डॉक्टर ध्रुव, अंकित, नवाज, दीपक, चंचल, वंशोज, फिर मोहित, विश्वरतन, अनिशा, द्वितीय, कृष, इशिका, रिया, हेमंत, मोहित, कंबोज, राहुल, करेक्ट आंसर। टफ क्वेश्चन, ये बुक में तो दिया नहीं है, न्यूज में भी कभी इतना एक जगह आपको मिले नहीं। खैर, अब इसमें आप निकालने बैठे तो वियतनाम के अंदर चाइना जैसा कुछ है, सिंगल पार्टी सिस्टम, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो उस हिसाब से ए और डी चला गया। फिर जो पांचवा स्टेटमेंट मतलब ये कैंसिल। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या बोलता है कि वियतनाम का मोस्ट प्रोडक्टिव सर्विस सेक्टर है, मतलब ये सब फिलीपींस, इंडिया, ये सब लोग ऐसे घास काट रहे बजे तलने बैठे, नो और भी तो है, तो फिफ्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो उस हिसाब से बी चला जाए। तो फिर जो बचा जवाब है तो आंसर विल बी सी 1 3 एंड 4। बट टफ क्वेश्चन 2022 में पूछा। ये बात सही है कि इसके 5-7 साल पहले की इकोनॉमिक सर्वे देखो तो उसमें थोड़ी बहुत ऐसी बातें थी कि जो देशों के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, ऐसा सिंगल पार्टी सिस्टम, चाइना, सिंगापुर में वैसे कोई डेमोक्रेसी अपन वो एक ही पार्टी चुन के आया, ऐसी उनकी पूरी गेम रहती है, तो वहां पर यस ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ आपको दिखता है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट सोचो, चाइना की गवर्नमेंट को किसी को रेवड़ी नहीं बांटनी है कि खुश होगा कि नहीं, ये वोट देगा कि नहीं, सो दे कैन डू व्हाटएवर दे प्लीज, ऐसे सिंगापुर में, जिसके चलते उनका ग्रोथ काफी फास्ट है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने ऑब्जर्व किया। अब उसके तार खींच के आप खुद से और दो चार चीज पढ़ो तो फिर ये सब आए, बट नॉट एक्सपेक्टेड इन रियल लाइफ आप इतना सब कर पाओ, तो पता है तो टिक करना चाहिए। अब तुक्के इधर ठीक है, ये तो हमने लगा दिया, अपन मान लो अगर पेयर बेस्ड क्वेश्चन होता, हाउ मेनी पेयर्स करेक्ट, तो फिर तो भाई स्किप करने में भलाई क्या ऐसे बॉम्ब भी आते हैं। पॉइंट इज सपोज इकोनॉमी के 15 क्वेश्चन आए तो मान के चलना चाहिए कि ठीक है 8 एक हो जाए तो बहुत बढ़िया है, जबरदस्ती 15 से 15 हो जाए ऐसी अपनी कोई टारगेट कभी होनी चाहिए। मैं खुद ऐसी गारंटी खुद भी नहीं कोई लेता देता हूं कि ऐसा होगा। एनीवे, सो वी आर लर्निंग अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड बॉडीज, बीआईएसक्यूसी वगैरह जो भी देखा। लास्ट मुद्दा इसमें कंज्यूमर कोर्ट्स, बहुत आसान है। कंज्यूमर कोर्ट के अंदर 86 में ओरिजिनल कानून हुआ, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में सुधार किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट होती है 1 करोड़ तक का मामला सुने, स्टेट लेवल की 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का, नेशनल लेवल की मोर देन 10 करोड़, उसके ऊपर अपील में जाना तो सुप्रीम कोर्ट है। तो इनको हम कहते हैं कंज्यूमर कोर्ट, लेकिन असल में इनका टेक्निकल फॉर्मल नेम है कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिसल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का। फिर ये हुआ कि आप सोचो नेशनल लेवल पे आप कब केस कर सकते हैं, अगर मोर देन 10 करोड़ की चीजें, तो ऐसी तो मतलब तो इसमें तो हार्डली ये क्या दो लोग ही जाएंगे ना कि जिसने 10 करोड़ का कुछ खरीदा उसमें मतलब फॉल्ट निकला और रिपेयर नहीं कर रहा है सामने वाला। तो ये ऐसी बात है कि ये तो मतलब पैर पे पैर चढ़ा के एकदम सेठ की तरह सो रहे हैं, इनके जो भी ऑफिसर है उनको तो कोई काम ही नहीं होगा, बिकॉज़ नो वन विल बी फाइलिंग केसेस देयर। और नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट में बेचारों का सैड स्माइली हो जाए, क्योंकि आप समझो ज्यादातर लोग जो भी प्रोडक्ट करेंगे 1 करोड़ के अंदर ही होगा, तो सब लोग इधर जाके कंप्लेन, मेरा मोबाइल था वो वारंटी में रिपेयर नहीं कर रहा है। सो गवर्नमेंट डिसाइडेड इसके कुछ रूल्स हम चेंज करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट अब 50 लाख तक का मामला सुनेगी, 50 लाख से 2 करोड़ का मामला स्टेट कवर सुनेगी, और 2 करोड़ से ऊपर की कोई चीज है तो नेशनल लेवल की कोर्ट में आप जाओ। तो ऐसे कुछ रिफॉर्म्स भी लिए गए ताकि जो लोअर कोर्ट से उसका वर्कलोड थोड़ा कम हो जाए और ऊपर जो बैठे हैं सेट बन के उनका थोड़ा बढ़ जाए। कंज्यूमर कोर्ट में एक अच्छी बात यह है कि आपको कोर्ट में खुद जाने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए ई दाखिल नाम का पोर्टल है जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने बनाया है। ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसमें कुछ और भी दूसरी स्टेट्यूटरी बॉडीज हैं। एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो जागृति फैलाएगी, अवेयरनेस जनरेशन। फिर एक है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसका काम है सुओ मोटो, मतलब स्वयं से संज्ञान लेना कि गलत हो रहा है, इस पे हम एक्शन लेंगे। फॉर एग्जांपल उनको लगे ये जो पर्टिकुलर एक Hyundai या कोई कार कंपनी उसकी सारी गाड़ियों में ये कुछ फॉल्ट था, तो उसको बोल सकते तुम इसको वापस रिकॉल करो और ये चीज ठीक करके सबको दो। या जैसा कि अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया में एक बार केस हुआ कि एप्पल कंपनी जब भी नया फोन आता है, सपोज आईफोन 5 के बाद 6, तो जानबूझ के वो अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की ऐसी अपडेट डालता है कि जो 5th नंबर का फोन है वो स्लो हो जाए, ताकि आपको लगे नया अपडेट करना चाहिए। तो उसके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की ऐसी बॉडी ने एप्पल पे जुर्माना लगाया था, बोला था सबका पैसा रिफंड करो या कुछ। तो भारत में भी इस टाइप के जो बड़े एक्शन लेने जिसको हम कहते हैं क्लास एक्शन सूट, वो ये सीसीपीए नाम की संस्था ले सकती है। इसने कुछ अभी नया भी निकाला है कि ये जो यूपीएससी टॉपर्स हैं वो सब कोचिंग के एड्स नहीं कर सकते टॉपर बनने के बाद, और उसके लिए उन्होंने डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को लेटर लिखा है कि सिविल सर्विस कंडक्ट रूल के हिसाब से सब गलत हो रहा है, इस पे एक्शन लो। उसी तरह ये जो सब मॉक इंटरव्यू वगैरह में टॉपर्स को क्लेम करके जो बताया जाता था कुछ ऐसा है कि कोचिंग वाला था वो बना, उसके पहले वाले सालों के टॉपर्स को भी वो बोला कि मेरे टॉपर्स हैं, तो उन पे वो सब सख्ती कर रहा है, दैट इज दिस ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एक और रूल बनाया है। नहीं तो अगर आप अमेरिका या यूरोप के जो टेक ब्लॉगर्स या रिव्यूअर होते हैं उनके वीडियो देखो तो उसमें सब लिखा होता है यहाँ पर कहीं पे कि मुझे इसके लिए पैसा मिला है, या फिर कि मैं इसके लिए जहाँ पर गया था वो प्लेन का टिकट ये कंपनी ने स्पॉन्सर किया है वगैरह, या ये जो वीडियो गेम का मैं रिव्यू कर रहा हूँ इसका फ्री डीवीडी ये कंपनी ने मुझे भेजा था। भारत में ऐसा इन्फ्लुएंसर खुल के नहीं बोलते, तो बोले लोग ऐसा सोचे कि अगर कैरी मिनाटी बोला मिली के हेडफोन अच्छे हैं तो मतलब वो पर्सनली खरीद के वो बोला कि हाँ अच्छे। तो अब से इन सभी इन्फ्लुएंसर ने डिस्क्लोज करना होगा कि क्या उनको पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिव्यू के लिए कैश या गिफ्ट या कुछ मिले कि नहीं, उसकी वो सब गाइडलाइंस बना रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में और क्या बड़े बड़े नए सुधार किए गए। प्रोडक्ट लाइबिलिटी, मान लीजिए आप फोन यूज कर रहे हैं और फोन ब्लास्ट हो जाए और आपकी आंख फूट जाए, तो क्या 10,000 का फोन था तो 10,000 रिफंड होना चाहिए, आंख फूट गई तो 5 लाख रिफंड होना चाहिए, 5 लाख होना चाहिए, तो या उससे भी ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसी नई सब रूल्स चेंज किए गए। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, मान लीजिए आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना है तो आप सिटी एरिया में रहते तो एयरटेल जियो फाइबर वाला कि हाँ ठीक है मैं लाइन बिछा दूंगा, आप थोड़ा दूर रहते तो फिर उन्हें इसके 4,000 और लगेंगे तो वायर लंबा खींचेगा। तो ऐसे सब अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए। कई बार कंपनी आपको बिना कुछ कंसल्ट किए बीच में ही वो कट कर दे कि सपोज एक एरिया है उसमें आपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया और उतना वायर खींचा, बाकी कोई खरीद नहीं आया, फिर इनको लगे इतने दूर तक वायर फालतू का लगाया है एक के लिए, तो वो कट कर देते और आपका सिक्योरिटी का रिफंड नहीं करेगा वगैरह, तो ये सब बदमाशी नहीं चलेगी। आप ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होगी, रूबरू कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। एडीआर इज ऑल्सो अलाउड, मतलब अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मान लीजिए आपने फोन खरीदा और शोरूम वाला वो बिगड़ गया, रिप्लेस नहीं कर रहा, वारंटी नहीं दे रहा, अब कंप्लेन करो। अब कंप्लेन करते समझो वो भी 2-3 महीने या साल केस चलेगा, बीच में अगर वो शोरूम मालिक आपको बोले भाई रिप्लेस कर देता हूं वापस ले लो केस, या मांडवली कर लेते हैं मीडिएशन, हाँ तो वो भी अलाउड है। आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट इज ऑल्सो अलाउड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। फिर जेल जुर्माना हो सकता है। कई बार कंज्यूमर खुद से गलत कंप्लेन करे कि उसके हाथ से फोन टूट गया हो लेकिन ये कंपनी का डिफॉल्ट माल था, फॉल्टी माल था, तो कंज्यूमर को भी सजा हो सकती है। फिर आप ये
अजय देवगन, शाहरुख खान, इन सबका बोलना कि ऐड करते वक्त ध्यान रखें, अगर वो ऐसा बोले कि सोना चांदी च्यवनप्राश से अपन उसमें नहीं निकला तो फिर, या ये कि दाने दाने में केसर का स्वाद है पर नहीं निकला तो फिर दे कैन ऑल्सो बी हेल्ड रिस्पांसिबल। अगर वो पकड़े गए गलत एंडोर्समेंट करते हुए तो ऐसा नहीं जेल में फिट कर देंगे, पर 3 साल तक बैन लग सकता है कि वो किसी और प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, उसके अंदर एग्रीकल्चर देख लिया, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर देख लिया। अभी ये सबका टोटल प्रोडक्शन और उसको और बेहतर करना है तो उसके लिए 5 ईयर प्लान होने चाहिए, प्लानिंग कमीशन होना चाहिए, इकोनॉमिक प्लानिंग होना चाहिए, नीति आयोग होना चाहिए, वगैरह सब बातें जिसको मैं कहूँ पिलर 4 सी। इसका हैंडआउट मैं ऑलरेडी आपके कोर्स पेज पे अपलोड कर चुका हूँ। और मेरी प्रोफाइल पे जाओ, कोर्स पेज खोलो, अपडेट वाला बटन होता है उसको क्लिक करो, राइट हैंड से साइड बार खुलती है, माल मिल जाएगा। नहीं तो अनअकैडमी का लर्नर डाउनलोड करो, उसके कम्युनिटी टैब में जाओ, उसमें मेरी प्रोफाइल को फॉलो करो, उधर से भी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। खोलते हैं तो 3 डॉट होते हैं कॉर्नर पे, उसको क्लिक करो, डाउनलोड कर सकते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इजी, वेरी लाइट वेट। उसका नाम है पिलर 4 सी, प्लानिंग एंड मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जिसमें हम देखेंगे प्लानिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, इन्फ्लेशन वगैरह कुछ आज और कल देखेंगे। बाकी जीडीपी और इन्फ्लेशन बड़े हैवी टॉपिक है तो उसको जो भी थर्सडे से लेके देखेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम क्या, प्लानिंग टाइप्स क्या है, ये सब समझना है। इसका माइंड मैप आपके हैंडआउट में दिया है, पहले हम कंसेप्ट समझते हैं फिर आप माइंड मैप देखना, इट विल मेक सेंस टू यू। इकोनॉमिक सिस्टम देयर आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। आर्थिक प्रणाली तो कैपिटलिज्म होता है, सोशलिज्म होता है, और दोनों के बीच में होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसमें फर्क क्या है, आप उनको क्वेश्चन पूछो एंड देन यू विल फाइंड द डिफरेंस। पहला प्रश्न पूछो कि भाई आपके देश में उद्योगों का मालिक कौन है, हु इज द ओनर ऑफ इंडस्ट्री इन योर कंट्री। यूएसए को पूछो तो भाई हमारी तो कोई सरकारी कंपनी तो नहीं होती है, वॉलमार्ट, वोडाफोन, हर एक में प्राइवेट सेक्टर ही है, तो दैट इज कैपिटलिज्म की जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। किम जोंग उनको पूछो तो कहें हमारे यहाँ कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी जो भी है वो सब सरकारी है, एवरीथिंग पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट, कलेक्टिव ओनरशिप है, देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप, तो उसे हम कहते हैं सोशलिज्म। और उन दोनों के बीच में आया वो क्या, इंडिया, मिक्स्ड इकोनॉमी, कि जहां पर रिलायंस नाम की प्राइवेट सेक्टर की ऑयल गैस कंपनी है तो सरकारी ओएनजीसी कंपनी भी है, वोडाफोन भी है तो सामने सरकारी भी है, एसएनएल भी है, तो दोनों क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट। दूसरा प्रश्न इन तीनों को पूछो कि भाई आपके देश में कौन तय करेगा कि क्या पैदा करना है, कार पैदा करोगे, साइकिल पैदा करोगे, रेलवे चलाओगे, अच्छा रेलवे चलाओगे तो कौन से रूट पे चलाओगे, हु विल डिसाइड दैट। तो यूएसए कहेगा भाई बाजार तय करे क्या उनको पैदा करना है। अगर हमारे देश में सब लोग एकदम आलसी हो गए और किसी को बाइसिकल नहीं घुमानी तो बस कार बनाओ, हम कोई पिस्तौल नहीं दिखाएंगे किसी को कि बाइसिकल ही बनानी है, बाइसिकल ही चलानी है। अगर किसी को दारू पीना है तो दारू बनाओ, किसी को गैम्बलिंग करना है तो लास वेगास में बड़े बड़े कैसीनो अलाउ करेंगे, किसी को ये सब जो भी गांजा फूकना है तो उसको भी लीगलाइज कर देंगे। लेट द मार्केट डिसाइड व्हाट दे वांट टू प्रोड्यूस। सो दैट इज मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी। ऑन द अदर हैंड किम जोंग उन को पूछो तो कि नहीं मैं डिसाइड करूंगा, कोटा होगा कि अगर 200 साइकिल बनेगी तभी 20 कार बनेगी, ऐसा हमारा प्लानिंग है, बिकॉज वी वांट कि इस तरह से देश को ग्रो करना है। सो इन सोशलिज्म गवर्नमेंट विल डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। दोनों के बीच में इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया में क्या है, मार्केट वैसे तो डिसाइड करेगा कि एयरटेल, वोडाफोन उसको क्या प्रोडक्ट बेचने हैं, क्या क्या प्लान रखने हैं, लेकिन कोई अगर एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है तो उसमें गवर्नमेंट डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल की फी क्या होगी, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने उसके कानून बनाए। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की क्या फी होगी या पैसा कितना, मतलब प्राइस क्या होना चाहिए, एनडब्ल्यूपीए नाम की संस्था है। रेलवे जो चलती है तो रूट क्या होना चाहिए, कश्मीर टू कन्याकुमारी होना चाहिए या कश्मीर टू कच्छ होना चाहिए। हो सकता है कश्मीर टू कच्छ में प्रॉफिट भी इतना ना हो, लेकिन फिर भी वो चलाएंगे कि कनेक्टिविटी के लिए जरूरी है। तो जो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डिसाइड व्हाट शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इन हाउ मच क्वांटिटी शुड बी प्रोड्यूस्ड, बट बाकी जितनी चीजें उसमें प्राइवेट सेक्टर को छूट है। आपको फोन बनाना है बनाओ, उसमें 3 कैमरा रखने तो भी रखो, 30 रखने तो भी रखो, यू आर द बॉस। थर्ड क्वेश्चन इन तीनों को पूछो आप कि जब भी प्रोडक्शन करोगे तो कैसे करना है, मजदूर यूज करके करना है या मशीन यूज करके करना है। शुड वी डू द प्रोडक्शन इन अ मोर कैपिटल इंटेंसिव वे और शुड वी डू इट इन अ मोर लेबर इंटेंसिव वे। तो अमेरिका कहेगा कैपिटलिज्म है तो मजदूर इस्तेमाल करो, मशीन इस्तेमाल करो, जो भी सस्ता है वो इस्तेमाल करो, वी डोंट केयर, व्हिचएवर मोड ऑफ प्रोडक्शन इज चीपर यू यूज इट, वी डोंट केयर। गवर्नमेंट विल नॉट मेक सम रूल्स कि नहीं भाई इसमें मजदूर से ही काम कराना है वरना इतना टैक्स ज्यादा लगेगा। किम जोंग उनको पूछो नॉर्थ कोरिया में, वो कहेगा नहीं मजदूरों से उत्पादन कराओ, उसको प्रेफरेंस दो, प्रेफरेंस फॉर लेबर इंटेंसिव मोड ऑफ प्रोडक्शन। बीच में आएगा इंडिया, उसको पूछो तो इंडिया में ऐसा है, देखो ये मजदूर सब ट्रक में अनाज भर रहे हैं, तो वैसे तो ये क्रेन से भी भर सकते हैं तो 4 मजदूर नहीं चाहिए कि ऐसा वो गाड़ी से चला दे, लेकिन फिर भी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट ओन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, वो लोग क्रेन नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो लेबर से कराएंगे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से जॉब्स क्रिएट होते हैं, इवन इफ लेबर आर स्लो एंड मोर एक्सपेंसिव रिलेटिवली। सो यस इन सम सेक्टर्स गवर्नमेंट विल डिसाइड कि मजदूर इस्तेमाल करना है या मशीन इस्तेमाल करनी। बाकी अगर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री रिलायंस तो उसको ऑयल रिफाइनरी मजदूर से चलानी, रोबोट से चलानी, गवर्नमेंट डजंट केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी आपने माल बनाया उसको आप सेल करोगे तो उसका क्या प्राइस होना चाहिए। अमेरिका को पूछो उनकी गवर्नमेंट क्या जो खरीद सकता है वो खरीद ले। अगर एक बीमार आदमी दवाई नहीं खरीद सकता तो वी डोंट केयर, इफ अ सिक मैन कैन नॉट अफोर्ड मेडिसिन इट इज नॉट गवर्नमेंट्स प्रॉब्लम, दोज़ हू कैन अफोर्ड शुड बाय इट एंड व्हाटएवर दे वांट टू बाय इट। उससे उल्टा सोशलिज्म नॉर्थ कोरिया को पूछो तो वहाँ हर चीज का भाव और मूल्य सरकार तय करेगी, गवर्नमेंट विल डिसाइड हाउ मच यू कैन बाय एट व्हाट प्राइस, और सबकी रेशन की दुकान होगी। मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें इंडिया तो मिक्स होगा कि जैसे कोई एसेंशियल गुड्स है कि स्टैंड या मेडिकल प्रोडक्ट्स का क्या प्राइस होगा, एनडब्ल्यूपीए संस्था तय करे। यूरिया का प्राइस क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट तय करती है, या तो पिलर 4 में समझा था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। गेहूं चावल गरीबों के लिए है उसका क्या भाव होगा, उसके लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जिसमें पहले 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए बेचते थे, आजकल बड़ा फ्री में बेचेंगे, तो हम मतलब गवर्नमेंट तय कर रही है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स में क्या भाव चलेंगे। बाकी जितनी चीजें टीवी फिल्म मोबाइल उसमें मार्केट डिसाइड करे, तो मिक्स्ड है, कुछ चीजों पे गवर्नमेंट करती है, कुछ चीजों पे प्राइवेट सेक्टर। सो दैट इज कैपिटलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड सोशलिज्म। मित्रों असल जिंदगी में ऐसा नहीं कि कोई प्योर 100% कैपिटलिज्म है या कोई 100% सोशलिज्म है, वो डिग्री होते हैं कि ये कुछ 80% इस तरफ है, ये लोग 80% इस तरफ है। फॉर एग्जांपल इवन इन यूएसए वहां पर भी उनके सरकारी यूएस पोस्टल सर्विस तो सरकारी कंपनी तो है, वहां पर भी ये गरीबों को फूड स्टैम्प दिए जाते हैं ताकि वो उसको दिखा के वॉलमार्ट से अनाज और ब्रेड बिस्किट खरीद सकते, तो उनको भी कुछ तो मिलता है। सो इट इज नॉट लाइक टोटली गवर्नमेंट डजंट केयर फॉर एनीथिंग। ऑन द अदर हैंड सोशलिज्म में भी ऐसा नहीं कि 100% गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है। ये जो भी नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, वेनेजुएला जैसे देश हैं वो भी अब धीरे धीरे चीजों को रिलैक्स करें ताकि फॉरेन टूरिस्ट आए। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया मैंने आपको बताया हर चीज का कोटा होता है, तो एक नॉर्थ कोरियन सिटीजन कितने बियर बोतल खरीद सकता है उसका कोटा होता है, मान लीजिए कि 5 बोतल खरीद सकता है, बट आप एक टूरिस्ट है और नॉर्थ कोरिया में गए तो आपके लिए इनफाइनाइट है, आपको जितना दारू पीना है आप पी सकते हैं, देयर इज नो कोटा सिस्टम बिकॉज़ दे वांट टू अट्रैक्ट टूरिस्ट। बट बाकी चीजों में सख्ती है ना, तो मतलब हम ऐसा कहेंगे कि अगर 100% सोशलिज्म तो नहीं, वहां पर 80% है। और अमेरिका में भी 100% कैपिटलिज्म नहीं, वहां पर 80%। इंडिया के अंदर मान लीजिए पहले 40% इस तरफ सोशलिज्म में थे नेहरू के जमाने में, अभी प्राइम मोदी के जमाने में कि 60% हम कैपिटलिज्म की तरफ है, लेट द मार्केट डिसाइड। अब ये सब तो चलते रहता है। इसमें सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म वो आप पॉलिटिकल साइंस की बुक में ज्यादा पढ़ना, थोड़ी समझ में ले लेते हैं। एक तो होता है इगैलिटेरियनिज्म कि सबका कल्याण हो जाएगा, अमीर गरीब सब लोगों का। तो ये जो सोशलिज्म है नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, वेनेजुएला वगैरह, वो क्या कहते हैं कि हाँ ये रूल्स रेगुलेशन कायदे कानून से धीरे धीरे करेंगे। और दूसरा होता है कम्युनिज्म,
जैसे चाइना वगैरह में कि हम करेंगे तो यही अपन रेवोल्यूशन मतलब क्रांति से, जिसके अंदर गन भी उठानी पड़े तो हम उठा लेंगे। तो ये सब चीजें कम्युनिज्म, सोशलिज्म, इगैलिटेरियनिज्म, ऑफ कोर्स इसमें और भी फाइनल नुआंसेस हैं, अपन वो आप एनसीईआरटी की बुक्स में देख लेना। कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट आपकी इकोनॉमी और सोसाइटी को कितना कंट्रोल करती है, 0 से लेकर 10 मार्क दे दो, तो अगर 10 में से 10 मार्क गवर्नमेंट ही सब कंट्रोल कर रही है, तो कम्युनिज्म, सोशलिज्म ये सब वर्ड्स हम यूज करते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया। हम कहें 5 या 6 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपका गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी है जैसे इंडिया। मान लीजिए गवर्नमेंट का दखल आपकी जिंदगी में 2 आउट ऑफ 10 ही है, तो कैपिटलिज्म है। उससे भी आगे बढ़ो कि एकदम 0 टू 1 लेवल का है, तो फिर कंसेप्ट आते हैं लिबर्टेरियनिज्म, एनार्की वगैरह। एनार्की का मतलब ऐसा नहीं कि आग लगा देना, एनार्की का मतलब है अशासन, स्टेट लेस, जहां पर राज्य सरकार जैसी कोई चीज ही नहीं, खुद से लोग खुद का संभाले, दैट इज एनार्की। फिर हम वापस आए, हम लोग समझ रहे थे कैपिटलिज्म जैसे यूएसए, तो वहां पर क्या फ्री मार्केट विल डिसाइड एवरीथिंग, सरकार दखल नहीं देगी, पर सरकार 2-3 चीज का कंट्रोल करेगी। लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस का काम सरकार देखेगी। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, आपने साइन किया, ये इतना प्रोडक्ट ये प्राइस पे बेचना, ये अपना दुकान लिया है, इसका इतना रेंट लगेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है, 12 महीने से पहले आप मुझे नहीं हटा सकते, अभी कर सकते, इस दुकान से मैं आपको रेंट पे कर रहा हूं। तो ये सब एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसके कोर्ट चलाना, ये गवर्नमेंट का फंक्शन होगा। लेकिन कैपिटलिज्म में भी एडवांस लेवल का कैपिटलिज्म, जिसमें एनार्को कैपिटलिज्म, एनार्की हमने समझा क्या है, अशासन मतलब नो रूलर, स्टेटलेस। तो एनार्को कैपिटलिज्म के जो एडवोकेट्स हैं वो क्या कहते हैं कि फ्री मार्केट मतलब टोटल फ्री मार्केट, नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, पुलिस स्टेशन भी नहीं होना चाहिए सरकारी, प्राइवेट कंपनी पुलिस स्टेशन चलाए, या कि कोई एक देश हो उसको अलग अलग स्टेट और स्टेट को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया जाए और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का फिर बेच दिया जाए पूरा कॉन्ट्रैक्ट कोई प्राइवेट कंपनी को, और फिर वो वहां पर गटर पानी पुलिस सब काम उसका चलाए, और उसमें वो सिटीजन से पेमेंट लेगी, फीस लेगी। तो सिटीजन सिटीजन नहीं रहेगा, वो बस कस्टमर है, कुछ पेइंग फॉर, इवन पुलिस की एफआईआर लिखने का भी फीस लगे, ऐसी चीज वहां पर कोर्ट भी नहीं हो, कोर्ट की जगह प्राइवेट आर्बिट्रेटर जो मांडवली कराते, ऐसी अलग ही चीज बने। अगर ऐसा हो तो समझे एनार्को कैपिटलिज्म। ये तो कैपिटलिज्म यूएसए में है, यस, पर वहां पर क्या पाएंगे कि इंपोर्टेड गुड्स पे तो वो कुछ ना कुछ टैक्स लगाते हैं, क्योंकि उनको लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है। एनार्को कैपिटलिज्म वाले क्या कहते हैं कि ये देश है अपना और पराया, ये सब भूल जाओ, नो टैक्सेस ऑन इंपोर्टेड गुड्स, कस्टमर को जहां से जो लेना है ले ले, कस्टमर इज टू बी द किंग, योर चॉइस इज मोर इंपोर्टेंट। इससे पहले लोकल इंडस्ट्री बर्बाद हो जाए तो हो जाने दो, उनको नहीं आता अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, सस्ता बनाना, तो इट इज नॉट आवर प्रॉब्लम, दैट इज एनार्को कैपिटलिज्म। एनार्को कैपिटलिज्म इसलिए चर्चा में आया कि अर्जेंटीना में नया प्रेसिडेंट है जो कि आनंद गोस्वामी जैसा दिखता है, वो बोला कि अर्जेंटीना के अंदर एनार्को कैपिटलिज्म नाम की चीज हम लाएंगे, और दूसरा कि हम डॉलराइजेशन करेंगे, मतलब अर्जेंटीना की खुद की करेंसी है पेसो, उसमें कोई दम नहीं है, वहां पर 150% महंगाई चलती है, तो ये करेंसी बंद कर देते, कुछ छापनी नहीं, अमेरिका के डॉलर को हम अपनी करेंसी मान लेंगे और अपना देश चलाएंगे। बीच में बहुत सब कॉलम इसलिए लंबा लंबा लिखा, अपनी एग्जाम के लिए काम करनी। डॉलराइजेशन क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर थी में बता दिया था कि जब लोकल करेंसी स्टॉप करके आप अमेरिका के किसी करेंसी को अपना लेते हैं। फायदे नुकसान में क्या कि एक तो लोकल करेंसी में महंगाई बहुत है, रेवड़ी कल्चर चलता है, पॉलिटिशियन सब बांटते रहते हैं, 1000 रुपए का पैकेज और ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वो सब बंद हो जाएगा, तो अपनी आप इकोनॉमी लाइन पे आ जाएगी, ऐसा इसका सोच है अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट का। नुकसान क्या है, मान लीजिए कोई छोटा सा देश हो जैसे कि इक्वाडोर, या जो स्पेलिंग गलत हो सकती है, अब इक्वाडोर इतना छोटा देश है कि शायद यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट से भी वो छोटा होगा, उसमें मान लीजिए 1 लाख लोग रहते हो, जिसमें से 10,000 उनके रिलेटिव्स अमेरिका गए हो जो कि रेमिटेंस में डॉलर भेजते हो, तो उनकी तो इकोनॉमी चल जाएगी ना, उनको इतने सारे डॉलर नहीं चाहिए। तो इक्वाडोर में अगर डॉलराइजेशन होता है, लोकल करेंसी स्टॉप करके सिर्फ डॉलर की इकोनॉमी चला सकते, क्योंकि उनके रिलेटिव्स अमेरिका से डॉलर भेजेंगे, इक्वाडोर वाले अपना कुछ कॉफी और मेटल एक्सपोर्ट करेंगे अमेरिका में, कुछ पैसा आएगा, हो गया उनका पूरा इकोनॉमी का काम तमाम। पर अर्जेंटीना इज अ वेरी बिग कंट्री, तो उनको चलाने के लिए भी $40 बिलियन चाहिए, मतलब जस्ट फॉर ट्रांजैक्शन, ये दूध दही कुछ खरीदने के लिए। तो क्या इतना सारा पैसा उनके रिलेटिव्स उधर से डॉलर करेंसी भेजने वाले हैं, या फॉरेनर्स उतना एफडीआई करने वाले हैं, या अर्जेंटीना कितनी औकात है कि इतना सब एक्सपोर्ट अमेरिका के करके इतना डॉलर लेके आ जाए और फिर अपनी पेसो करेंसी से एक्सचेंज करके बोल दे अब से पेसो डिमोनेटाइज हो गया और अब से सिर्फ डॉलर करेंसी है। तो दो थिंग्स आर डिफिकल्ट, पर उस पे हम लोग बहुत दिमाग नहीं खर्च करेंगे, क्योंकि हम लोग अर्जेंटीनी आईएएस या अर्जेंटीनी आईपीएस की तैयारी नहीं कर रहे, सो नॉट वेस्ट टाइम। कैपिटलिज्म मैंने आपको बताया, दे डोंट केयर फॉर, गरीब आदमी नहीं खरीद सकता दवाई, इट इज नॉट आवर प्रॉब्लम। तो ऐसा कैपिटलिज्म वो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए अच्छी बात नहीं है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर क्लॉज श्वाब ने कहा कि देखो हम वीडियो गेम खेलते हैं तो कई बार गेम अपने फेवर में नहीं रहती, तो हम रीसेट बटन दबा के वापस से वीडियो गेम खेलते हैं। तो उसी तरह ये जो इकोनॉमी हम चला रहे थे उसमें कैपिटलिज्म की गेम जरूरत से ज्यादा खराब हो गई है, तो हमें रीसेट बटन दबाना चाहिए, ग्रेस रीसेट इनिशिएटिव हमने वापस शुरू से शुरू करते हैं कि अब ऐसे सब कॉन्ट्रैक्ट हो कि जहां पर मजदूरों का सम्मान हो, इक्वालिटी फॉर एवरीवन, हेल्थ, फाइनेंस, एनर्जी, एजुकेशन में सबको मौका मिले, ऐसे सब उसमें प्रोविजंस होने चाहिए। और खासकर कोरोना के बाद ये कैपिटलिज्म की खामियां एक्सपोज हो चुकी है, कैसे गरीब का शोषण होता है, सो ग्रेट रीसेट इज रिक्वायर्ड। वैसे मींस का मुद्दा, अपन ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव हाँ तो कुछ की बात कर रहे थे, जहां पे कैपिटलिज्म के प्रॉब्लम्स को फिक्स करने की बात करता है। आगे क्लोज्ड इकोनॉमी, मतलब कि जिसका बाकी देशों के साथ कोई एफडीआई एफपीआई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिलेशन है, जैसे सपोज नॉर्थ कोरिया। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या, जो इकोनॉमी क्लोज नहीं है, जिसका दुनिया के साथ एफडीआई एफपीआई इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह का रिलेशन है, जैसे इंडिया। तो ये सब कुछ आपके माइंड मैप में दिया है हैंडआउट के अंदर, वो आप देख लेना। इसके बाद की मुद्दा है प्लानिंग। प्लानिंग में थोड़ा प्लानिंग पढ़ते हैं, फिर 5 ईयर प्लान से पहले ब्रेक ले लेंगे। सबसे पहले कि इकोनॉमिक प्लानिंग या आर्थिक योजना चीज क्या है, क्योंकि ये मेंस का भी मुद्दा, तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो ये एक प्रोसेस है, प्लानिंग इज अ प्रोसेस, कि जहां फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम, कि भाई मैं पबजी खेलता हूं तो मेरा स्कोर अच्छा नहीं होता, फिर आप उसके सब कारण देखो कि अच्छा मेरा मोबाइल स्लो है, मेरा नेट स्लो है, मुझे खुद ही खेलना नहीं आता, मुझे स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। अब लिस्ट बनाओ कि अच्छा सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इंडिया की क्या, गरीबी है, इनइक्वालिटी है, लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, लैक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और फिर आप अलग अलग गोल्स टारगेट और प्लान फिक्स करो कि मोबाइल मेरा स्लो है इसलिए पबजी का स्कोर बेकार है, देना ये बाय द न्यू मोबाइल, इन अदर वर्ड्स में उसके इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करूंगा, स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करूंगा, सो देन गवर्नमेंट विल सेट द गोल्स टारगेट्स एंड प्लान्स टू फिक्स इट। तो ये पूरी जो प्रोसेस इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। अब ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, प्लानिंग बाय डायरेक्टिव, प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, फिजिकल प्लानिंग, ये भी माइंड में आपके हैंडआउट में दिया है, इसको हम समझेंगे फिर आप देखना, मेक सेंस टू यू। प्लानिंग के प्रकार एक एक दो लाइन में याद रखने हैं, सिंपल एमसीक्यू निकलते हैं। एक होता है फाइनेंशियल प्लानिंग, कि हमें मान लीजिए अनअकैडमी नाम की कंपनी शुरू करनी है, तो इसमें कितना पैसा लगेगा, इन टर्म्स ऑफ कि सर्वर चाहिए, टीचर चाहिए, स्टाफ चाहिए, मार्केटिंग करना है, सो यू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ऐसा जो प्लानिंग बनेगा उसको फाइनेंशियल प्लानिंग। दूसरा हो सकता है फिजिकल प्लानिंग, कि आप ये बोलना चलो अच्छा ये अनअकैडमी है तो इसको चलाने के लिए 2 सर्वर चाहिए, इसको चलाने के लिए 30 टीचर चाहिए, इसको चलाने के लिए 17 स्टाफ मेंबर चाहिए, या इसको चलाने के लिए मार्केटिंग में 10 बार हिंदू में द हिंदू में ऐड देना पड़ेगा। सो इफ यू एक्सप्रेस एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मैन मटेरियल मशीनरी, पैसों की आप बात ना करो, यूनिट की बात करो, इतने आदमी चाहिए, इतना मशीन चाहिए, तो उसे हम कहेंगे फिजिकल प्लानिंग। प्लानिंग के और भी तरीके हो सकते हैं। प्लानिंग बाय डायरेक्शन, किम जोंग उन कहे कि हमें बाइसिकल बनानी है, तो वो उनके कोई एंटरप्रेन्योर को पूछने दिया अच्छा आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, आप कर सकते हैं कि नहीं, वो तो भाई पिस्तौल लेके खड़ा है कि यही करना है, और दूसरा वहां पर तो कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी नहीं है ना, वहां तो सब सरकारी है, तो जो बोले वही उसका शासन है। सो दैट इज प्लानिंग बाय डायरेक्शन। सेंट्रल अथॉरिटी विल गिव द टारगेट्स एंड प्रायोरिटी कि ये करना है,
ऑन द अदर हैंड इंडिया में क्या होगा, प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट मतलब लॉलीपॉप देना, सब्सिडी सब्सिडी टैक्स माफी वगैरह देना, कि गवर्नमेंट अगर सोचे देखो लोगों की हेल्थ फिटनेस बढ़ानी है, इसके लिए बाइसिकल प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो टाटा जी जो आप कार बनाते हैं तो थोड़े बाइसिकल भी बना लो और उसके वास्ते हम आपको टैक्स हॉलिडे देंगे, आपको सब्सिडी देंगे, आपका लोन जल्दी पास कर देंगे। और अगर ऐसी बाइसिकल फैक्ट्री आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेट जैसे नॉर्थ ईस्ट या हिमालयन स्टेट में लगाओगे तो हम आपको और टैक्स में माफी देंगे। तो गवर्नमेंट अपने प्लानिंग के टारगेट अगर इस तरह से अचीव करना चाहती है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट, प्रलोभन द्वारा करेंगे। इसी से मिलता जुलता एक और कंसेप्ट है इंडिकेटिव प्लानिंग, कि जहां पर सपोज इंडिया, तो अगर ऐसा टारगेट किया जाए कि हमें 3000 नए बाइसिकल बनाने हैं, तो गवर्नमेंट पहले इंडस्ट्रियलिस्ट को पूछेगी कि भाई क्या लगता है आपको इतने बनाने चाहिए, कर सकते हैं, आपको कितनी हेल्प चाहिए होगी, कितना लोन चाहिए, सब्सिडी टैक्स ब्रेक। मतलब ऐसा नहीं कि पिस्तौल दिखा के कि तुमको ऐसा ही करना है, दे विल कंसल्ट। ऑन द अदर हैंड इंपरेटिव प्लानिंग, आदेशात्मक, जैसा नॉर्थ कोरिया में, तो पूछने नहीं जाएगा प्राइवेट सेक्टर तुमको अच्छा लगेगा कि नहीं, कंज्यूमर को पूछने नहीं जाएगा तुमको बाइसिकल खरीदनी है कि बाइक खरीदनी है, मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो हमने देखा प्लानिंग की डेफिनेशन, प्लानिंग के कुछ बेसिक टाइप्स। उसके बाद का मुद्दा आता है प्लानिंग इन इंडिया। थोड़ा पढ़ते हैं, ब्रेक ले लेते हैं अभी। आजादी से पहले क्या प्लानिंग हुआ वो सब हिस्ट्री में पढ़ लेना। गांधी जी ने किताब लिखी हिंद स्वराज, वो ऐसा है कि वो या तो अफ्रीका से इंडिया आ रहे थे या इंग्लैंड से इंडिया आ रहे थे या जा रहे थे, तो शिप में वो 3-4 महीने जो होंगे तब उन्होंने किताब लिख दी हिंद स्वराज। हिंद स्वराज इज अ यूनिक बुक, क्योंकि उसमें उन्होंने टोटल ऑपोजिशन ऑफ इंडस्ट्री एंड मशीन, एक सुई धागा भी है तो उसकी सुई भी मशीन से नहीं बननी चाहिए, उस लेवल का फियर्सनेस, सिर्फ और सिर्फ सब हाथ से बनाना है, खादी विलेज कॉटेज इंडस्ट्री होनी चाहिए, ग्राम स्वराज पंचायत का महत्व है, ऐसी सब उसमें बातें थी। सो दैट वाज गांधी हिंद स्वराज एंड आइडियाज ऑफ प्लानिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर एम विश्वेश्वरैया जो इंजीनियर थे, जिनको भारत रत्न भी बना, डैम भी बनाते थे, उन्होंने बुक लिखी प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। फिर 38 में नेहरू का कांग्रेस प्लान, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर आ जाता है तो वो कुछ लागू नहीं होता। 44 में जेआरडी टाटा वगैरह उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान बनाया। फिर 44 में श्री नारायण अग्रवाल का गांधीयन प्लान था, समझो गांधीयन प्लान गांधी जी ने नहीं बनाया। 45 में एम एन रॉय, ये एम एन रॉय कम्युनिस्ट लीडर थे, तो हमने आगे देखा कम्युनिज्म सोशलिज्म वो सब एक साइड में आते हैं, लेफ्ट साइड में, तो वो सब क्या होगा, सोशलिस्ट टाइप का होगा। और सोशलिस्ट टाइप का जो उसमें वर्ड क्या यूज करेंगे, पीपल्स, तो पीपल्स प्लान। चाइना के अंदर जो आर्मी उसका नाम क्या है, पीपल्स आर्मी ऑफ चाइना। चाइना का सेंट्रल बैंक उसका नाम क्या है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। इधर क्या पीपल्स प्लान, तो मतलब वो सोशलिस्ट कम्युनिज्म टाइप की बात होगी। फिर आजादी मिलती है उसके बाद 50 में जयप्रकाश नारायण का सर्वोदय प्लान, जिसमें विनोबा भावे की सब फिलोसफी। ये जो मैंने आपको बताया उसमें से आपको जितना समझ आया याद रहा बेस्ट है। ये एमसीक्यू है, इसमें से 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप लगाओ तुक्का कि गांधी जी डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते थे या नहीं सोचते थे। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। 3 more minutes। थर्टी मोर सेकंड्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ब्रेक में आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लिए होंगे। जो आपको ठीक लगे एबीसीडी स्किप करना है तो ये फॉर एलिफेंट क्लिक कर सकते हैं। आपकी वोटिंग लाइन एंड टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। चैट बॉक्स में एबीसीडी मत लिखो, आप टाइप मत करो, इधर बटन दबाओ। क्या लगता है आपको? तविंदर, रजत, अंजलि, आर्या, शिवम, आशुतोष, अंकिता, कृष्णा, चंदन, तनिष्का, नेहा, फहद, कुमुद, बाला, प्रशील, सोनल, सुधीर, श्रेय, कवलजीत, प्रवीण, अंजलि, आकाश, सुमन, ओम, अनुराग, साध्वी, तबीश, यगिका, मोहित, विश्वरतन, अनिशा, इशिका, मोहित, कंबोज, राहुल, निशांत, रुचिर, मोहित, हेमंत, नंदन। करेक्ट आंसर्स। देखिए गांधी जी, मैंने आपको बताया उनकी हिंद स्वराज बुक में क्या है, ही अपोज्ड द इंडस्ट्रीज एंड मशीन, की सुई का एक इवन अ नीडल शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड विद मशीन्स एंड सब ग्राम स्वराज और पंचायत और हाथ से बनाना है। फिर उनका एक कोटेशन है कि अर्थ ने जो हमें दिया है वो हमारे बाप दादाओं की विरासत नहीं है, हमने अपने बच्चों से उधारी में लिया है। और फिर एक भी ऐसा और भी कोटेशन है कि हर एक की नीड के लिए तो है पर ग्रीड के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है। तो हमें पूछा व्हाट इज नॉट ट्रू, तो वॉलंटरी लिमिटेशंस ऑफ वांट, मतलब आप खुद की जरूरतों को कम करो, हाँ वो ऐसा बोलते हैं।
विलेज कम्युनिटी यस, बैलेंस बिटवीन मैन एंड नेचर यस, क्या नहीं बोलते? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्राइवेट प्लेयर्स को वो मना ही करते हैं। तो मतलब व्हाट इज नॉट ट्रू, मतलब किस चीज़ की उन्होंने वकालत नहीं करी? तो जवाब है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्राइवेट प्लेयर्स को उन्होंने नॉट ट्रू, मतलब उसको वो एडवोकेट नहीं करते। सो द आंसर इज दी ओनली 4 इज करेक्ट। 1 2 3 को उन्होंने एडवोकेट किया, तो मतलब वो तो ट्रू है, पर हमको क्या पूछा है? नॉट ट्रू पूछा। एनीवेज, तो हम लोग देख रहे थे प्लानिंग। इकोनॉमिक सिस्टम समझ लिए कौन से? सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और बीच में मिक्स्ड। फिर आजकल नया चलता है अर्जेंटीना को चल के एनार्को कैपिटलिज्म को भी देख लिया। प्लानिंग के टाइप्स वो इंड्यूसमेंट, इंडिकेटिव, इंपरेटिव, फाइनेंशियल प्लानिंग, फिजिकल प्लानिंग, ये सब देखा। अभी भारत में ये 5 ईयर प्लान और प्लानिंग कमीशन क्या समझते हैं? मित्रों, ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, ऐसा जो सब चीज़ है आपके हैंडआउट में मैंने जनरल नॉलेज दिया है। लेक्चर के रूप में मैं उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि अगर हम एमसीक्यू देखें 2 टाइप के होते हैं, या तो एकदम सिंपल पूछते हैं या एकदम रैंडम पूछते हैं जो बुक में दिया ही नहीं। एक बार सेकंड या फोर्थ 5 ईयर प्लान का ऐसा पूछा जो बुक में है ही नहीं। क्या तो सीडीएस, स्टाफ सिलेक्शन, स्टेट सर्विस में जो बेसिक पूछे उस लेवल की जानकारी है हैंडआउट में, वो आप देख लेना। उसका भी मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू देता हूँ। आज़ादी के बाद प्राइम मिनिस्टर नेहरू यूएसएसआर के 5 ईयर प्लान और ऐसी चीज़ों से काफ़ी इंप्रेस्ड थे, तो उन्होंने भारत में बना प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। 1950 में बना, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था, कानून में नहीं लिखा था, नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉट स्टैट्यूटरी, पर गैजेट नोटिफिकेशन से बना दिया कि ये है। प्राइम मिनिस्टर खुद इसके चेयरमैन थे। फिर उन्होंने अलग-अलग टाइम पे प्लान्स बनाए 5-5 वर्ष। उसमें अलग-अलग इकोनॉमिक्स की विजन को इनकॉर्पोरेट किया, उसके नाम पे उसका मॉडल होगा कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 51 टू 56 हेरोल्ड डोमर मॉडल, उसमें एग्रीकल्चर इरिगेशन सबको फोकस करेंगे, और इसको मैं दूं हैप्पी स्माइली, क्योंकि उन्होंने जो भी टारगेट बनाया था कितना जीडीपी ग्रोथ आना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा आ गया था। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान 56 टू 61। उस वक्त एक स्टैटिस्टिशियन पीसी महालनोबिस, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेहरू को कुछ और नई बातें सिखाई कि देखिए जैसे ये यूएसएसआर और क्यूबा वगैरह में जो भी सोशलिस्ट मॉडल है, ऐसा हमें कुछ और अपनाना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर कंपनियां कम होनी चाहिए, सरकार ने सब नेशनलाइज कर देना चाहिए। और ऐसी नेशनलाइज्ड इंडस्ट्री, उसमें भी माइनिंग, शिप बिल्डिंग, स्टील, केमिकल इंडस्ट्री, मशीन इंडस्ट्री। अब सोचो हाथ से उठा सकते हो क्या? नहीं, ये तो बहुत वजनदार होंगे ना। दीज आर ऑल कॉल्ड हैवी इंडस्ट्रीज। अब तो ऐसी सब हैवी इंडस्ट्री और वो भी गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखे, और फिर ये धनाधन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है। फिर बात करेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बाहर से सामान नहीं मंगवाना है, इंपोर्टेड माल पे और ज्यादा टैक्स लगाओ, स्वदेशी चीज अपनाओ, वरना ईस्ट इंडिया कंपनी वापस हमको गुलाम बना देगी। तो ऐसी सब जो विजन थी उसका नाम था सेकंड 5 ईयर प्लान। रशिया के अंदर ये जो लेनिन था थिंकर, उसने ये कहा कि देखो इकोनॉमी अगर एक माउंटेन रेंज है, ऐसी पहाड़ी श्रृंखला है, तो उसकी ये जो बड़ी बड़ी पीक्स हैं, शिखर, वो कौन कौन से हैं? स्टील, कोल, इलेक्ट्रिसिटी एंड रेलवेज। तो ये जो माउंटेन की हाइट्स हैं या पीक्स हैं, स्टील, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स इधर सिर्फ सरकारी कंपनी होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर की अदानी अंबानी की कंपनी नहीं होनी चाहिए। इन शिखरों पे सरकारी नियंत्रण होना मांगता है। गवर्नमेंट मस्ट कमांड दिस हाइट्स ऑफ इकोनॉमी या कमांडिंग द हाइट्स ऑफ इकोनॉमी। तो ये सब करना चाहिए। तो ये स्टैटिस्टिशियन महालनोबिस, उसने प्राइम मिनिस्टर नेहरू को बोला हाँ ये सब करना चाहिए। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में ये सब बातें थी। और इसको कैसे कमांड करोगे आप? नेशनलाइजेशन के द्वारा प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले ले और उसका खुद मालिक बन जाए, वगैरह किया। बस, तो फिर 5 ईयर प्लान। अब ऐसे जो अलग-अलग 5 ईयर प्लान बने, उसका जनरल नॉलेज टेक्स्ट के रूप में मैंने हैंडआउट में दिया, वो पढ़ के रख लेना। मैं आपको ओवरव्यू दूं तो टाइमलाइन कैसी थी? फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये मैंने कब दिया, इसका मतलब क्या सक्सेस था सब। सेकंड में इसका फोटो डाला, ये क्या महालनोबिस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हेवी इंडस्ट्री, ये सब बोला है। थर्ड 5 ईयर प्लान 61 टू 66। अब मैंने इसमें फोटो डाला है हकीकत, चेतन, आनंद। वो फिल्म में सब हम इंडो चाइना वॉर के चलते बहुत अच्छा कर नहीं पाए, सही बात है। और उसमें जो अपना इंडो चाइना वॉर भी था, और 65 में जो शायद पाकिस्तान से भी वॉर हुआ, मतलब जो भी टारगेट थे वो सब फेल हो गए। फेल हो गए तो फिर हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया 66 टू 69 कि अभी हमसे कुछ ना हो पाएगा, अभी कोई प्लान नहीं, अभी बस ऐसे ही। कुछ बार ये होता है, लोग पहला अटेम्प्ट देते हैं यूपीएससी का, फिर उनको आटे दाल का भाव पता चल जाता है, फिर वो 2-3 अटेम्प्ट नहीं देते कि अभी मैं सुकून से पढ़ूंगा, फिर मैं देता हूँ कुछ। सो सिमिलर टू दैट। फिर चौथा 5 ईयर प्लान, फिर पांचवा 5 ईयर प्लान। लेकिन इन बिटवीन इंदिरा गांधी की जगह प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई आते हैं। मोरारजी देसाई ने कहा रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान ऐसा कि देखो 5-5 साल की हवाबाजी नहीं करेंगे, हम एक देंगे, 1 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे, उस बार उसको देखते हुए नेक्स्ट ईयर का प्लान बनाएंगे। सो रोलिंग प्लान क्या होता है? सपोज आप फर्स्ट अटेम्प्ट दो यूपीएससी का, आपका स्कोर एकदम बेकार आता है, तो फिर आप सोचेंगे ठीक है अब एसएससी ही देते हैं, फिर उसमें सक्सेस मिल जाए तो फिर आपको मोटिवेशन मिल जाता है, फिर आप तीसरी बार की मैं यूपीएससी दूंगा। तो रोलिंग प्लान कुछ ऐसा होता है कि यू इवैल्यूएट एवरी ईयर्स परफॉर्मेंस एंड देन यू मेक द चेंजेस इन द सब्सिक्वेंट प्लान। करते करते फिर और आगे बढ़ते हैं, तो 12th 5 ईयर प्लान था 2010 से लेके 31 मार्च 2017 तक। उसको चलने दिया। बीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2015 में प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया, लेकिन प्लान को चलने दिया 2017 तक, फिर वो खत्म हो गया, तो खेल खत्म। अब 5 ईयर प्लान है ही नहीं, अब तो नीति आयोग है। और नीति आयोग कब पैदा हुआ याद रखना, 2015 में नीति आयोग वाज बॉर्न। क्वेश्चन कैसे आते हैं? कुछ तो आसान होते हैं, क्रोनोलॉजी में अरेंज करो। महालनोबिस मतलब सेकंड 5 ईयर प्लान, प्लान हॉलिडे थर्ड 5 प्लान के बाद हुआ, रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई के टाइम पे हुआ। हाँ, तो फिर 1 2 3 करेक्ट क्रोनोलॉजी। ये एक और क्वेश्चन था, क्या उसको ब्रेक में देखेंगे, अभी पहले थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। और एक तो 5 ईयर प्लान, और अब बात आती है कि वो तो बंद हो गया, अब तो प्लानिंग कमीशन भी बंद हो गया, अब क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग का स्ट्रक्चर क्या है? देखिए कोई भी कंपनी होती है तो उसमें सबसे ऊपर क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो नीति आयोग में भी ऐसा ही है। नीति आयोग के ऊपर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको हम कहते हैं गवर्निंग काउंसिल। उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, अलग अलग स्टेट के सीएम भी होते हैं, और यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होते हैं। उनके नीचे होता है नीति आयोग। अब जो नीति आयोग है, इसमें भी याद रखना है उसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर खुद है, लेकिन वो रोज का काम नहीं देखते। रोज का काम देखने के लिए वाइस चेयरमैन होता है, जो कि इकोनॉमिस्ट होता है। लेकिन वो इकोनॉमिस्ट है तो उसको फाइल पे क्या लिखना है, कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना है, वो सब नहीं आता। इसलिए उसके नीचे सीईओ होता है, जो कि आईएएस ऑफिसर होता है। सो वन मोर रीजन व्हाई यू वांट टू बिकम आईएएस, क्योंकि प्रोवाइड्स यू एन अपॉर्चुनिटी, पूरे देश की इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलप करने में, इंप्लीमेंट करने में आपका रोल है। फिर नीति आयोग में और भी मेंबर होते हैं। इसमें कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो फुल टाइम होते हैं, कुछ मेंबर होते हैं जो पार्ट टाइम होते हैं, कुछ मेंबर होते हैं कि जो एक्स ऑफिशियो होते हैं। कि फॉर एग्जांपल ऐसा बोल दिया जाए कि होम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो। इसका मतलब कि अमित शाह है तो अमित शाह बैठेंगे, राजनाथ सिंह है तो राजनाथ सिंह बैठेंगे, कोई और तीसरा आएगा तो वो बैठेगा। वो नाम के साथ नहीं जुड़ा, वो आपके पद के साथ, पोस्ट के साथ जुड़ा है। नीति आयोग के नीचे एडहॉक मतलब अस्थायी रीजनल काउंसिल होती है, कि मान लीजिए उनको लगे कि ये जो सेंट्रल इंडिया के अंदर और ईस्टर्न इंडिया के अंदर, ये झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह स्टेट में, ओडिशा वगैरह में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलवाद की तकलीफ है, तो उनकी एक कमेटी बना देंगे उनके सीएम की, और वो कुछ प्लानिंग और डेवलपमेंट का काम देखेगा। ऐसी एडहॉक रीजनल काउंसिल भी बन सकती है। ये जो यहाँ पर वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग है, वो एक इकोनॉमिस्ट होता है। शुरुआत में अरविंद पन्नागर, आजकल कौन है? डॉक्टर सुमित बेरी। इनको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक मिलता है। इन अदर वर्ड्स, जो सैलरी, गाड़ी, बंगला, सिक्योरिटी स्टाफ एक कैबिनेट मिनिस्टर को मिलेगा, उतना ही इसको भी मिलेगा। देन व्हाट इज द फंक्शनल डिफरेंस? पहले प्लानिंग कमीशन था, अब है नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन 5-5 साल की स्कीम बनाता था, मतलब प्लान बनाता था।
नीति आयोग कोई 5 ईयर की चीज नहीं बनाता। प्लानिंग कमीशन डिसाइड करता था कितना पैसा जाना चाहिए 5 ईयर प्लान में, कितना पैसा चाहिए सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम जैसे इंदिरा आवास योजना में गरीबों के मकान बनाने। तो नीति आयोग पैसों का भी कोई काम नहीं देखता। नीति आयोग डज नॉट डिसाइड हाउ मच मनी इज टू बी गिवन, वो तो सब फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करता है। नीति आयोग का काम है थिंक टैंक का, मतलब सजेशन, पॉलिसी रिपोर्ट, फॉर्मुलेशन ये सब देना, हेल्प इन पॉलिसी डिजाइन, मॉनिटरिंग, इंप्लीमेंटेशन। उसके लिए उनके अलग-अलग डैशबोर्ड और रैंकिंग सिस्टम चलती है। फॉर एग्जांपल कि ड्रिंकिंग वाटर को बेहतर करना है तो उसका उन्होंने सब डैशबोर्ड बना देंगे जहां पर हर एक स्टेट का आपको परफॉर्मेंस मिले वगैरह वगैरह। तो ऐसे वो डैशबोर्ड पर इंडेक्स बनाते रहते हैं। पहले जब प्लानिंग कमीशन था तो एक तकलीफ थी। सपोज वो डिसाइड करे कि हमने माइनॉरिटी वीमेन को कंप्यूटर की ट्रेनिंग देनी है, तो इसके लिए माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, अल्पसंख्यक मंत्रालय की एक स्कीम चले, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की कंप्यूटर ट्रेनिंग की दूसरी स्कीम चलती हो, एमएसएमई मिनिस्ट्री वाला कुछ तीसरा चलाता हो, वीमेन चाइल्ड वेलफेयर वाला चौथा चलाता हो। और इसमें भी क्या होगा कि ये लोग खुद के कंप्यूटर ट्रेनिंग या कोचिंग सेंटर नहीं चलाएंगे, वो कोई प्राइवेट कोचिंग वाले को सब काम दे देंगे कि देखो तुम जितने लोगों को ट्रेनिंग दोगे, एक-एक ट्रेनिंग पर हम तुमको 1000 रुपए देंगे। और ये बदमाश क्या करेगा, इन सब महिलाओं के नकली फॉर्म भरवा के फ्री में ही सब पैसा ले लेगा और एक बार नहीं 4 बार ले लेगा। तो ऐसे जो क्रिकेट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ थे, वो पैसा उड़ा देते थे फिक्टिशियस बोगस बेनिफिशियरी दिखा के। मान लीजिए माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री इसको पकड़ ले, इसको ब्लैकलिस्ट कर दे, तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जाके एमएसएमई मिनिस्ट्री में रजिस्टर कर लेगा, वुमेन चाइल्ड में जाके उसके दूसरी स्कीम का पैसा लेके आएगा। तो ये सब चला था ड्यूरिंग द प्लानिंग कमीशन टाइम। अब है नीति आयोग, तो नीति आयोग ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? सबसे पहले तो रैशनलाइजेशन एंड स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द मेजर स्कीम्स, कि मान लीजिए अगर ये 4 स्कीम क्यों चल रही है? अल्टीमेटली यू वांट टू गिव सम कंप्यूटर ट्रेनिंग टू माइनॉरिटी वुमेन, तो अलग ही मंत्रालय है स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उनको कहा तुम स्कीम चलाओ। अब बाकी मिनिस्ट्री को कुछ करवाना भी है तो दे हैव टू गो एंड गिव मनी टू दिस मिनिस्ट्री। तो ये फालतू के 5 स्कीम नहीं चलेगी, क्या 2 ही स्कीम चलेगी फिर? तो ऐसा रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है। दूसरा, नीति आयोग ने एक पोर्टल बनाया एनजीओ दर्पण। ये एनजीओ दर्पण पे सभी एनजीओ ने रजिस्टर करना पड़ता है और उसमें आपके कौन है, मतलब फाउंडर, मेंबर, ट्रस्टी, उन सबके आधार कार्ड नंबर क्या है वो सब डालो। इससे फायदा क्या है? अगर ये एनजीओ कंप्यूटर ट्रेनिंग चलाता था, अपना अच्छी ट्रेनिंग नहीं देता था, 2 नंबर की काम करता था, उसको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। और इस पोर्टल पे ब्लैकलिस्ट हो गया, इसका मतलब फिर वो कोई भी मिनिस्ट्री में जाएगा तो वो लोग इस पोर्टल पे चेक करेंगे तुम ब्लैकलिस्ट हो कि नहीं, एंड देन ही विल बी एक्सपोज्ड। आप कहीं वो अपनी सेकंड अकाउंट बना देगा, यूट्यूब पे आप ब्लैकलिस्ट हो जाओ एक अकाउंट से, तब नया आप फेक आईडी बना दोगे। पर यहाँ फेक आईडी नहीं बना सकता भाई, उसका सब आधार कार्ड के साथ चीजों को लिंक किया होगा, ना सिर्फ उसका, पर उसके साथ जो जितने नीचे स्टाफ वाले हैं उनके सबके नंबर लिखा है वगैरह। सो दैट इज हाउ नीति आयोग इज ट्राइंग टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स इन स्कीम डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। तो एनजीओ दर्पण पोर्टल है, उसमें यूनिक आईडी रजिस्टर करना पड़ता है वगैरह। पहले जो प्लानिंग कमीशन था वो क्या करते थे कि देखो 3-4 जो बड़े स्टेट्स हैं वहां पर कितनी पुअर परफॉर्मेंस है, उनको एक्स्ट्रा पैसा दे दो। नीति आयोग ऐसा नहीं करता। नीति आयोग का ये कहना है देखो राजस्थान में सपोज डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ, डज इट मीन कि पूरा राजस्थान ही अंडर डेवलप है? नो, हो सकता है उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट में और ज्यादा हो और जयपुर या बड़े सिटी में और अच्छा डेवलपमेंट हो। तो नीति आयोग ने ये किया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, कि जहां पर 100 से ज्यादा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट बने और उनको कहा ये एस्पिरेशनल है। और फिर नीति आयोग उनको मॉनिटर करता है 49 इंडिकेटर्स पे कि वहां पर हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन सब कैसा है। और उस डिस्ट्रिक्ट का जो भी डीएम या कलेक्टर है उसको फिर नोटिस जाता है कि देखो इस चीजों पर ऐसे आप इंप्रूवमेंट करो। मतलब नीति आयोग ये डिस्ट्रिक्ट भी उनको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देता है, सिर्फ मॉनिटरिंग है। और इसको हम कहते हैं ग्रेन्युलर अप्रोच। ग्रेन्युलर मतलब बारीक दाना, समझे पूरा स्टेट वो नहीं कवर कर रहा है, उसके दाने इतने छोटे छोटे, मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट है जो कमजोर है सिर्फ उतनों को वो देख रहा है। तो नीति आयोग का अप्रोच ज्यादा ग्रेन्युलर है। तीसरा, प्लानिंग कमीशन उसका अप्रोच क्या था माल न्यूट्रिशन के बारे में। देखो ये सब गरीब बच्चों को खाना नहीं मिलता है, तो स्कूल में फ्री में खाना दे दो, और बाकी भी जो लोग गरीब हैं उनको फूड सिक्योरिटी के लिए 2-3 रुपए में अनाज चावल दे दो, खेल खत्म। पर आप समझो इससे सिर्फ कैलोरी वाली फूड सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन आपको माल न्यूट्रिशन से लड़ना है तो फ्रूट, वेजिटेबल, पल्स, डाइट अवेयरनेस, विटामिन सब कुछ चाहिए, नॉट जस्ट व्हीट एंड राइस, यू नीड मेनी मोर थिंग्स। तो प्लानिंग कमीशन में ये तो क्या काम है इसका, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नाउ नीति आयोग इज देयर, नीति आयोग का सब डिजाइन है पोषण अभियान, जिसके अंदर ये जो मैंने आपको बताया फ्रूट, वेजिटेबल, पल्स, डाइट अवेयरनेस, ये सब की भी बात है ताकि माल न्यूट्रिशन से मुक्ति मिल सके। सो दैट इज हाउ नीति आयोग अप्रोच टुवर्ड्स माल न्यूट्रिशन इज लिटिल डिफरेंट। उसके बारे में पिलर 6 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में और समझेंगे। प्लानिंग कमीशन बना था नेहरू के जमाने में, जब हम लोग सोशलिज्म की तरफ ज्यादा अपना झुकाव था, मतलब कि सब सरकारी कंपनी होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी नहीं होनी चाहिए। तो अगर एयर इंडिया या आईडीबीआई बैंक लॉस में भी जा रही है तो टैक्स पेयर का पैसा दे के हम उसको ऑक्सीजन पे आईसीयू पे रखेंगे, क्योंकि जो नेहरूवियन सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है उसमें प्राइवेटाइजेशन को तो कोई स्थान है नहीं। अब नीति आ गया तो उसका क्या है भाई, कि घाटे वाली कंपनी को गोद में नहीं बिठाएंगे, लात मार के निकाल देंगे। वी विल प्राइवेटाइज द लॉस मेकिंग कंपनी, और उसमें भी आप याद करो स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर का डिफरेंशिएशन। तब तो इवन जो बैंक भी है उसमें ये क्या 2 को रखेंगे, बाकी सबको प्राइवेटाइज कर देंगे, ये सब इनका गेम है। तो दैट्स हाउ नीति आयोग इज डिफरेंट फ्रॉम प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग ने नई पॉलिसी भी बनाई, जैसे एनर्जी में हेल्थ पॉलिसी, एमएसपी में नया फॉर्मूला, और कैसे उसमें भी जो डेफिशिएंसीज थी कि एमएसपी में हर एक क्रॉप का प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है, छोटे गांव से प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है, तो पीएम आशा नाम की नई स्कीम जिसमें एमएसपी की लिमिटेशंस को ओवरकम करेंगे। फर्टिलाइजर सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से कंपनी को मिलेगी, पर उसमें प्रूफ देना होगा कि मैंने भारत के किसान को बेचा, आधार कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस लेके आओ। स्कीम मॉनिटरिंग के लिए आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क लेके आए हैं, वगैरह वगैरह। इसके अलावा बहुत सारे सेमिनार करते हैं, स्टार्टअप कंपनियों की मदद करते हैं, डिजिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम देखते हैं। सो लाइक दैट नीति आयोग इज बेटर देन प्लानिंग कमीशन। आप कहें मेरे को कबूल नहीं है, मेरे को मंजूर नहीं है, नो प्रॉब्लम, पर वो मेंस में पूछते हैं तो यू हैव टू एक्सेप्ट एंड राइट इट, वो लोडेड क्वेश्चन होता है, उसमें वो टोन ही ऐसा कि आपने लिखना ही पड़ेगा हाँ ये ऐसा है। सो यस, लाइक दिस नीति आयोग इज बेटर। जैसे नीति आयोग नेशनल लेवल की ऐसे सब पॉलिसीज और ग्रोथ की सब बातें करता है, तो क्यों ना स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर भी नीति आयोग जैसी संस्थाएं बनाई जाए और उन संस्थाओं को नीति आयोग की तरफ से फंडिंग और ट्रेनिंग दिया जाए। तो उस चीज को क्या गया, स्टेट सपोर्ट मिशन फॉर नीति आयोग। अब ये तो चल ही रहा था स्टेट सपोर्ट मिशन फॉर नीति आयोग, लेटेस्ट बजट में ये बोला कि इसको और 3 साल तक एक्सटेंड करते हैं, इसको और चलाते हैं। कुछ बार सिंपल से प्रश्न पूछते हैं कि नीति आयोग को रिप्लेस किया तो वो ओरिजिनल बॉडी कौन सी थी, तो प्लानिंग कमीशन थी, उसको बंद करके नीति आयोग लेके आए। कुछ बार ऐसे भी प्रश्न है कि नीति का फुल फॉर्म क्या है, वो पूछा गया। आजकल उससे भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो क्या है वो कल हम देखेंगे, पहले ये पढ़ के आप हैंडआउट में खत्म करें। सो वी लर्न अबाउट द नीति आयोग। उसके बाद और भी छोटी छोटी ऐसी प्लानिंग रिलेटेड कमिटीज बॉडीज बनी है, उसके बारे में देखते हैं। मैंने बताया प्लानिंग कमीशन में काफी लिमिटेशंस थी, वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो इवन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को भी मजा नहीं आ रहा था। तो उन्होंने एक कमेटी नहीं बनाई, पीएम्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर्स ईएसी, वो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के जमाने में बनी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं, पर उनको लगा इसका काम नहीं है, तो इन्होंने इसको रिन्यू नहीं किया, वो ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दी। फिर 2016 में हुआ डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद काफी धमाल हुई कि इकोनॉमी बर्बाद हो गई, नीति अच्छी नहीं थी। इसलिए 2017 में प्राइम मिनिस्टर ने ये जो चीज थी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, उसको वापस रिवाइव कर दिया। नीति आयोग इनको सेक्रेटरीट सपोर्ट देता है, मतलब ये लोग बैठते किधर है, ऑफिस कहां पर है, तो नीति आयोग के अंदर ही है। सो दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल।
इसके भी मेंबर चेंज होते रहते, तो उन सबके नाम याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई फाइनेंस कमीशन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्रगति वेब प्लेटफॉर्म है, उसकी मदद से वो अलग अलग स्कीम का क्या इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, सब आईएएस ऑफिसर से मीटिंग करनी हो तो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो काम करते हैं। सो दैट इज प्रगति वेब प्लेटफॉर्म। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, पीएम है, उसके नीचे दो संस्था होती है, एक तो होती है पीएमओ जो उनका खुद का काम देखती है, और दूसरी होती है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो पूरे केंद्रीय सचिवालय का काम देखती है। वो सब और क्या है, वो एडवांस लेवल की चीजें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, अपने लिए इतना काम नहीं। सो जस्ट अंडरस्टैंड देयर आर टू ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है पीएम और दूसरा होता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, जो कि सारा जो जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उसको कोऑर्डिनेट करता है। तो मान लीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करे और वो कहे मैं ये काम कर दूंगा, मैं ये जल्दी निकाल दूंगा, तो वो सारे उसके कमिटमेंट ई समीक्षा पोर्टल के अंदर नोट किए जाते हैं कि देखो ये जो आईएएस ने बोला था कि वो 10 नए स्कूल बनाएगा, तो आईएएस ने प्रेजेंटेशन देना है प्राइम मिनिस्टर को कि सपोज वी विल सेट अप 50 ई नाम सेंटर। ई नाम सेंटर क्या थे, कूलर फॉर एग्रीकल्चर याद करो, ऑनलाइन क्रॉप बेचेंगे। फिर ये पोर्टल में उसका मॉनिटरिंग होता है कि तुमने काम पूरा किया कि नहीं, उसने काम पूरा किया तो फिर उसको नोटिस जाता है कि तुमने क्यों काम नहीं किया। फिर वो नहीं करेगा तो उसका एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होता है एसीआर, उसके अंदर उसका स्कोर खराब लिखा जाता है कि पुअर परफॉर्मेंस। उससे क्या होता है, उसको प्रमोशन कम आते हैं, और प्रमोशन आ भी जाए पर उसको सीरियस जो ऑर्गेनाइजेशन हो जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री या जो भी दमदार चीजें वहां पर उसको पोस्टिंग नहीं मिलती। ऐसे सब रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। इसके अलावा मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए कैबिनेट सेक्रेटरिएट में ये प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप है जो बड़े बड़े बिजनेस प्रपोजल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मान लीजिए कोई नया एयरपोर्ट बनाना है, अदानी 50 करोड़ दे, सरकार 50 करोड़ दे, उसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो सबको मॉनिटर करते हैं। मान लीजिए आपको करप्शन या मिसमैनेजमेंट के खिलाफ सिटीजन के रूप में कंप्लेन करनी है, आपको लोग ट्विटर पे टैग करते हैं, पर असल में इफ यू रियली वांट जस्टिस तो फिर उसके लिए आपने पर्सनल मिनिस्ट्री के नीचे पोर्टल है सीपी ग्राम्स, उसमें जाके कंप्लेन करनी पड़े। तो उसमें क्या, जैसे आप समझो अमेज़न वगैरह में आपको प्रोडक्ट रिटर्न करना है तो आप ऑफिशियली कंप्लेन करो, तब जाके उसका टिकट नंबर बनता है, फिर उसका रेजोल्यूशन होता है, वो नहीं करे तो भी उसकी पूरी चेन ऑफ सिस्टम होती है। तो ऐसा सीपी ग्राम्स नाम की संस्था है, संस्था नहीं वेब पोर्टल है, वहां पर यू कैन कंप्लेन अगेंस्ट एनी डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। नॉर्मली कोई भी चीज तो उसके ऊपर उसका पेरेंट कौन होता है, कोई मिनिस्ट्री होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिसके ऊपर उनका कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट नहीं है, जैसे प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट। आप प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखे तो कौन उसको खोल के पढ़ेगा, तो वो जो ऑफिस होगी ना, दैट इज प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट। फिर सब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो उसके ऊपर कौन सी मिनिस्ट्री, कोई नहीं, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, उसके ऊपर पीएम। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसके नीचे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। फिर नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। ये सब ऐसा है कि उसके ऊपर कोई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट नहीं, या तो वो पीएम को रिपोर्ट करते हैं या सीधा प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं। कुछ लोग झंडा उठाएंगे ऐसा क्यों है, तो जब ऐसा ही है एमसीक्यू के लिए एक्सेप्ट करो, फिर आगे उसका इतिहास देखना कि ऐसा क्यों है, नेहरू के जमाने में क्या लिखे गए थे, तो वो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की चीजें जो अपने लिए काम की। तो विल लर्न अबाउट नीति आयोग एंड अदर प्लानिंग रिलेटेड बॉडीज। इसके बाद का मुद्दा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड हमें कंसेप्ट समझने आसान से। सो वी डू दैट, पर उससे पहले फ्री माइंड से इसको पढ़ते हैं। सो लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। तब तक आप ये क्वेश्चन ट्राई करो कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पहले बनी, आपको क्या लगता है। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो प्रश्न ये कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पहले बनी थी और कौन सी बाद में बनी थी। आपको जो ठीक लगता है एबीसीडी, या स्किप करना है ऑप्शन ई फॉर एलिफेंट। योर वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। अपर्णा, प्रेम, अभिषेक, हर्ष,
सत्यजीत, गरिमा, तमिंदर, अनूप, पीयूष, ईशिका, कार्तिक, प्रणव, सौरव, शिवम, सत्यम, विकास, अंजलि, कोमल, तबीश, मोहित, अदिति, समिता, सिद्धार्थ, अंकिता, दानियाल, अनुभव, सोनिया, हर्ष, सोनम, डॉक्टर ध्रुव, इशिता, नेहा, शिरीन, नंदिनी, बीनू, मोहित, अर्चना, अभिषेक, ये सब लोग। फिर विश्वरतन, अनिशा, निशांत, मोहित, कंबोज, राहुल, हेमंत, रुचिर, सुधांशु, नवनीत, आदर्श। करेक्ट आंसर। देखिए, आजादी के बाद प्राइम मिनिस्टर नेहरू को सबसे पहले क्या ख्याल होगा कि ये जो सब स्टेट है इनको मैं टैक्स में पैसा शेयर करूं। भाई तो टैक्स तो अभी कलेक्ट करना भी बाकी होगा ना, उस वक्त तो वैसे भी सब इकोनॉमी बर्बाद थी आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो प्लानिंग मतलब फाइनेंस कमीशन बनाना और यूनियन के टैक्स में से स्टेट्स को पैसा देना क्या आपको लगता है उनकी प्रायोरिटी होगी? अनलाइकली। तो मतलब ये जम नहीं रहा कि जहां पर वो आगे हो। उसी तरह इन्वेस्टमेंट, मतलब मैं एफडीआई का पैसा लाऊंगा तो उनको तो ईस्ट इंडिया कंपनी से एतराज होगा ना, तो वो इसकी तो बात कम होगी। सो ए एंड डी कुड नॉट बी द आंसर। यार 50-50 की भी ऐसी हो सकता है कि सबसे पहले या तो इलेक्शन कमीशन बना होगा, नहीं तो प्लानिंग कमीशन बना होगा। फिर इसकी एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी बनाने बैठो। जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन बनता है, मार्च के अंदर बनता है प्लानिंग कमीशन, 51 में बनता है फाइनेंस कमीशन, और फास्ट फॉरवर्ड करो तो 2004 में बनता है इन्वेस्टमेंट कमीशन अंडर रतन टाटा, जिनको पूछा गया कि भाई कैसे हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाए, आप सजेशन दो। अब ये भी जो रतन टाटा का इन्वेस्टमेंट कमीशन था 2009 में बंद हो गया। 2016 में न्यूज़ में कुछ बात चल रही थी कि देखो ये डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद इकोनॉमी बर्बाद हो गई, तो कैसे इन्वेस्टमेंट इंप्रूव करना है, हमें ऐसा वापस से कोई इन्वेस्टमेंट कमीशन बनाना चाहिए, ऐसी कुछ चर्चा हो रही थी, पर असल में बना नहीं। बस तो क्रोनोलॉजी बिठाओ तो पहले इलेक्शन कमीशन, फिर प्लानिंग कमीशन, फिर फाइनेंस कमीशन एंड लास्टली इन्वेस्टमेंट कमीशन। सो द आंसर विल बी। और ये भी इंटरेस्टिंग, आप देखो इन्वेस्टमेंट कमीशन मैंने आपको बताया 2004 टू 9 में बनता है, 2016 में समाचार आते हैं कि इसको फिर से बनाना चाहिए, और पूछते हैं कब? 2020 में। सोचो। बट इवन इफ यू डिड नॉट नो अबाउट इट, तब भी आपको अगर थोड़ी पुरानी थियरी पता होती तो आप इसको सेट करते थे, जब तो फिर भी बन जाता ईसी, पीसी एंड एफसी कब बना था। तो आपका होमवर्क क्या है? आप जो भी पॉलिटी या लक्ष्मीकांत जो भी बुक पढ़ते हैं उधर कहीं पे ब्रैकेट में लिख देना है कि असल में फाउंडेशन है, अगर ना दिया हो तो लिख देना है। ऐसा भी नहीं है कि कोई 2024 में यही वापस रिपीट होगा, बट व्हेनेवर यू स्पॉट समथिंग न्यू तो वो अपनी एक फियर्सनेस होनी चाहिए कि भाई मैं लिख देता हूँ वापस, कहीं इसका इनडायरेक्ट पूछ लेंगे तो भी मैं उसको टक्कर मार सकूं। दैट इज रिक्वायर्ड, और ये सभी सब्जेक्ट में। और जब भी मैंने अभी थर्सडे को जो बोला था वापस दोहराता हूं, कुछ लोग कॉलर खड़ा कर रहे हैं कि भाई मेरा तो सिलेबस, मैंने कुछ वीडियो देख लिया इसलिए मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। नो, योर सिलेबस इज नॉट ओवर। ये सब खेल करो, पीवाईक्यू देखो सब 10 साल के क्या क्या नहीं आता है, और अगर नहीं दिया आपके हैंडआउट में उसको अपडेट करो, ये सब सारे सब्जेक्ट में करो, देन यू ब्रेक दैट माय सिलेबस इज कंप्लीट। फिर वापस आते हैं, हम लोग देख रहे थे प्लानिंग में इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, एनआरको कैपिटलिज्म देखा, 5 ईयर प्लान और प्लानिंग कमीशन देखा, वो क्यों बंद हो गया वो देखा, नीति आयोग बना दिया, और भी छोटी छोटी बॉडीज देखी। फिर मुद्दा है मोस्पी क्या है। मोस्पी इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। उसके नीचे दो विंग है, एक है स्टैटिस्टिकल विंग और दूसरी है प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन विंग। पहले स्टैटिस्टिकल विंग देखते हैं। इसके नीचे दो ऑफिस थे, एक था एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, उनका काम था डेटा कलेक्ट करना। दूसरी थी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, सीएसओ, उसका काम ये था कि एनएसएसओ ने जो डेटा कलेक्ट करके दिया उसको अपनी फॉर्मूला में डाल के मैं जीडीपी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऐसे नए नए इंडिकेटर्स निकालता हूँ। फिर सरकार को लगा कि ये 1+2 है, इसको कंबाइन कर देते हैं, तो उसको मर्ज कर दिया। तो अब एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ। तो अभी दो नहीं, अब सिर्फ एक है। क्या? एनएसओ। एनएसओ का काम क्या है? डेटा कलेक्ट भी करता है, उसको फॉर्मूला में डाल के वो इंप्लीमेंट, मतलब जो नंबर्स बनाने, जीडीपी, सीपीआई, ये भी बनाता है। ये नंबर्स क्या है वो हम लोग देखेंगे थर्सडे को। सो स्टैटिस्टिक विंग इज ओवर। फिर दूसरी विंग है प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन विंग। उसका काम है एक तो प्राइम मिनिस्टर्स 20 पॉइंट प्रोग्राम, मतलब उसके अंदर वो सब मॉनिटरिंग करते हैं कि क्या सब सही गलत चल रहा है। ऐसी कुछ उनकी एक चीज चलती है, जो एक बात हुई कि प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का कुछ देखते हैं। दूसरा चलेगा एमपी लैड्स। सचिन और रेखा एमपी थे, तो उनको 5 करोड़ रुपए मिले हर साल अपनी कंस्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट के काम करने का। अब वो तो नॉमिनेटेड होंगे ना, तो उनकी कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल कि सपोज स्मृति ईरानी, तो बोल सकते हैं अमेठी उनकी कंस्टिट्यूएंसी है तो 5 करोड़ का उसमें काम करें। तो सचिन तो नॉमिनेटेड मेंबर होगा, तो उसका तो पूरा देश है, तो उसको फ्रीडम होगी जहां पर भी आपको करना है डेवलपमेंट का, 5 करोड़ का काम हर साल कर सकते हो। उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिसर को बोलना आपको जो ठीक लगता है, स्कूल का प्लेग्राउंड बनाना है, बस स्टेशन बनाना है, जो भी। सो दैट इज एमपी लैड्स। उसके बारे में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पिलर 5 में और हम समझेंगे। सो दैट इज मोस्टली। ये जो एनएसओ ऑफिसर आपके घर पे आए और कुछ डेटा मांगे, जो भी कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, आप सपोज आपकी दुकान हो तो क्या प्राइस चला गेहूं चावल का, सो इट इज लीगली रिक्वायर्ड दैट यू हैव टू गिव करेक्ट आंसर, क्योंकि कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक एक्ट 2008 में ऐसा लिखा है। नहीं देंगे तो फिर सजा हो सकती है। पेनल्टी इफ रिस्पोंडेंट डज नॉट गिव इन्फॉर्मेशन और गिव्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ये जो एनएसओ संस्था अलग अलग डेटा बनाती है, जैसे इसका एक फेमस डेटा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीएलएफएस। फिर इनके ऊपर एक संस्था होती है, उसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो ये लोग सब डेटा कैलकुलेट करेंगे, फिर अपने, ये ऐसा सपोज आपने कॉलेज में असाइनमेंट पूरा किया, आप अपने प्रोफेसर को दिखाते हो, वो अप्रूव करे, उसके बाद वो सबमिट होता है। तो एनएसओ ने भी जो भी डेटा था अनएम्प्लॉयमेंट का निकाल के इनको दिया, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, बस ऐसे ही बना दिया, जिसका नाम है सब स्टैंडर्ड्स और सिद्धांत बनाना कि फॉर्मूला ऐसे होनी चाहिए, डेटा कलेक्शन ऐसा होना चाहिए, एक्सेल फाइल में कॉलम ऐसे होने चाहिए। कंट्रोवर्सी तब हुई कि इन लोगों ने अप्रूव कर दिया कि जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा है ये बराबर है, इस रिपोर्ट को रिलीज करो। लेकिन गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट को रिलीज नहीं किया, क्योंकि उस वक्त जो भी इलेक्शन आने वाले थे तो सरकार को लगा कि इसमें अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, हमारा खराब दिखेगा, स्टेट इलेक्शन हम हार जाएंगे, तो रिपोर्ट तो बन गया, अपन रिलीज ही नहीं हुआ। इसलिए इस नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के दो मेंबर ने रिजाइन कर दिया कि यहाँ पर कुछ इंडिपेंडेंटली काम नहीं हो रहा है। पैरेलली और भी कंट्रोवर्सी चली। एक्स आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि जो भारत देश का जीडीपी डेटा है वो तो डेटा कलेक्शन मेथड ही फॉल्टी है, तो बड़ा चढ़ा के ओवर एस्टिमेट करते हैं। फिर एक फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन ने भी ऐसा कहा कि भारत का जो भी जीडीपी है उसमें 2.5% वो एक्स्ट्रा ही बोलते हैं, दे ओवर एस्टिमेट द जीडीपी बाय 2.5%, मतलब आंकड़ों को मैनिपुलेट किया जाता है। अब ऐसा सब कंटिन्यूअसली चलने लगा, तो सरकार को लगा कि भाई ये नेगेटिव पीआर हो गई है, हमें कुछ करना होगा ताकि लोगों में विश्वास बैठे कि हमारा डेटा ऑथेंटिकेटेड है, ओरिजिनल है, कुछ मैनिपुलेशन नहीं है। तो इसके लिए क्या हो रहा है? हाउ टू इंप्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल इंक्लूडिंग इंटरनेशनल एनालिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट दैट गवर्नमेंट डेटा इज करेक्ट। उसके लिए एक नया कानून बन रहा है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन बिल। उसमें ये नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिलेगा ताकि वो ज्यादा इंडिपेंडेंटली काम करे और सरकार की दखल कम हो कि रिपोर्ट कब रिलीज करना है नहीं करना है। फिर एक नई पॉलिसी बन रही है, नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। उसमें ये होगा कि सपोज डेट तय हो जाएगी, जैसे यूपीएससी का कैलेंडर तय होता है कि भाई मई महीने में प्रीलिम होगा, सितंबर में मेंस होगा, तो उसी तरह जो भी अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा ये मंथ में रिलीज होगा, महंगाई का डेटा ये मंथ में रिलीज होगा। अब वो अच्छा है कि खराब है, जो डेटा वो रिलीज हो जाएगा, इलेक्शन पे क्या असर होगा उसकी कोई परवाह नहीं करेंगे, एक फिक्स टाइम टेबल के हिसाब से डेटा हम पब्लिश करेंगे। तीसरी एक कमिटी बनाई गई, नेशनल मतलब स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स, उसका कुछ नाम बदल, पुराना नाम नया कुछ और था, फिर नया नाम रखा है स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स। प्रणब सेन उसके चेयरमैन है। वैसे सब गाइडलाइंस बना रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे डेटा कलेक्ट करें, कौन सी डेट पे रिलीज करें। सो दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन, वो हैंडआउट में सब दिया है।
ऑलराइट, सो वी लर्न अबाउट प्लानिंग इंक्लूडिंग मोस्टली। इसके बाद का मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट में हमको समझना है अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स, वर्कर के टाइप्स, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या, फॉर्मल इनफॉर्मल क्या, एनएसओ के सर्वे क्या, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या। लेकिन ये हम कल देखेंगे। इसका कारण कि जो स्पीड से चीजें चल रही हैं उस हिसाब से वी आर गोइंग एट द रिक्वायर्ड रन रेट जो भी होना चाहिए मैच जीतने के लिए। मैच जीतने कैसे, मेरे को जनवरी के एंड में सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अभी मैं और चाहूँ तो तेज से भगा सकता हूँ, फिर तकलीफ क्या होगी, फिर जीडीपी तक हम पहुंच जाएंगे। तो आपको इसी वीक जितना पढ़ना है, ये हैंडआउट मेरे ख्याल से 4B हैंडआउट जो है दैट इज 70 पेजेस, 4C हैंडआउट है ये 35 पेजेस। तभी और लोहा नहीं लेना कि अभी और आगे पढ़ लेते हैं, जीडीपी भी देख लेते हैं 25 पेजेस, नॉट रिक्वायर्ड, इनफ टाइम इज अवेलेबल। तो इधर क्लास खत्म करते हैं, बाकी जो चीजें कल पढ़ेंगे। आपका होमवर्क क्या है, कल तो संडे है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब देखने को तो एनिमल देखने में आप 3 घंटे बर्बाद भी कर सकते हैं और उसके बाद आने जाने का 1 घंटा और बाहर खाने का 1 घंटा, 5 आवर्स वन कैन स्पेंड ऑफ संडे और 5 आवर्स वन कैन प्रिपेयर दिस थिंग्स आल्सो। मैं किसी को रोक नहीं रहा हूं ये करो नहीं वो करो नहीं, बट इफ यू हैव बैकलॉग्स देन यू नीड टू फोकस कि मुझे अपना दिन कैसे स्पेंड करना है। खासकर जो वर्किंग प्रोफेशनल एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, चारों दिन में काम नहीं हो सकता क्योंकि आप ट्रैवल करते हैं ऑफिस में, कॉलेज में, उसकी थकान के चलते उतनी आउटपुट नहीं रहती घर आने के बाद। बट ऑन संडे यू कैन रन मोर फास्टर। तो देख लेना कितना बैकलॉग है एंड सी यू टुमारो नाइट। सो लेट्स गेट